हेलो बाबू बहनी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। अरे ठंडी उंडी ज्यादा पड़ रहा है, थोड़ा सा अपना ख्याल रखा करिए आप लोग। घर से ज्यादा बाहर ना निकलिए, आराम से कंबल में बैठे रहिए और ऑनलाइन आपके लिए डाल रहे हैं वीडियो, पढ़िए। और साइंस में एकदम रिलैक्स रहिए, 60-70% लेके आइए। समझ रहे हैं ना बबुआ बहनी? बाबू, आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर थर्ड। अच्छा बाबू बहनी बार बार बेटा कह देना, मतलब बाबू बहनी ही है हम लोग, थोड़ा सा बेटा कह पढ़ाएंगे तो मतलब ये दोनों के लिए हो जाएगा। इसे मान लीजिए बार बार कहना पड़ रहा है। बाबू एक बार कहेंगे बहनी ऋषि आ जाएंगे, बहनी कहेंगे बाबू ऋषि आ जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। ये स्लाइड भूल गए लगाना, थोड़ा सा कुछ दिक्कत था, भूल गए। मतलब आज चैप्टर थर्ड में पढ़ना है मेटल नॉन मेटल। इस वाले दो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हमें पढ़ना है तीसरा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेटल नॉन मेटल एक्चुअल में है क्या। उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टी में हम रिएक्शन विद ऑक्सीजन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद वाटर पढ़ेंगे और मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। ये चीजें पढ़ने वाले। उसके बाद लास्ट में एक इंपॉर्टेंट साल 2 साल हुआ ऐड हुए मेटलर्जी। और आप लोग को डर लग रहा होगा सर मेटलर्जी हमको पता नहीं क्या हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कौन और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कब रोस्टिंग करें कब कैल्सिनेशन करें। आज हम सब सिखाएंगे आपको, आपको हम सब सिखाएंगे। और सबसे शुरुआत करते हैं बेटा कि सबसे पहले पढ़ना है कि व्हाट इज मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। अगर हम मेटल की बात करें तो आप बचपन से पढ़ते आएंगे, दो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कराए उसे मेटल कहते हैं। आप बचपन से यही पढ़ते हैं। लेकिन आज हम एग्जैक्ट उसके डिफिनीशन पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल की। और जो डिफिनीशन है मेटल की वो होता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या दान करने की। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में 1 2 3 रहे होंगे और वो अपना डोनेट कर दे, इसी को हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। एक्चुअल में वो डोनेट करते क्यों है? आपका सवाल होगा कि सर मेटल डोनेट करते क्यों? तो जैसे ही बेटा हम लोग की गोल होता है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, नहीं आपके घर वाले गाना सुनना इस समय ललना हमर डीएम हुई है ना। तो वही चीज है कि ऐसे ही हर एलिमेंट नोबल गैस बनना चाहता है। क्या बनना चाहता? नोबल गैस। अगर बात करें जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखिए हो, ये लास्ट वाला ग्रुप है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, अर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, ऐसे एलिमेंट होते हैं लास्ट वाले। ये बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते, बहुत ही स्टेबल होते हैं। और हर एलिमेंट चाहता है कि हम वही स्टेबिलिटी पा जाए। तो इसी वजह से जो मेटल की बात करेंगे तो उनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, जैसे ये मान लेते हैं इनका स्ट्रक्चर, ये बाहरी वाले सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये इनके समझ लीजिए सर का दर्द है। ये चाहते हैं हम अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके हम एक स्टेबिलिटी पालें और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन पालें। इस वजह से मेटल चाहते हैं कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इसी वजह से हम कहते हैं कि दोज मेटल विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान करे, उसे मेटल कहते हैं। और वही उल्टा कहानी है नॉन मेटल। नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल के पास जो आउटर मोस्ट सेल होता है, इनके बाहर 5 6 7 ऐसे वैलेंसी होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चाहते हैं हम कहीं से 1 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और नोबल गैस बन जाए। इस वजह से नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने। एक कहानी सुना रहे हैं बेटा आपको, बस उसी से आप समझ जाएंगे। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। आपको पता होगा क्लास 9 का, अच्छा नहीं पता होगा हम ही बता दे रहे हैं। जब आप एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, जितना एटम के पास इलेक्ट्रॉनिक नंबर होगा उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही उसके पास प्रोटॉन होगा। यानी कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। जब अगर बात करेंगे इनके नोबल गैस की तो ये अपने पड़ोसी नोबल गैस बनना चाहते हैं। इनके पड़ोसी है, एक नियॉन है, एक अर्गन है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और अर्गन का एटॉमिक नंबर 18। और आप बताइएगा नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे गधों, अभी बताएं कि सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर 11 है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो नियॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अर्गन के पास कितना होंगे? 18। अब आप खुद सोचिए, सोडियम को क्या आसान लग रहा है, कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन लेके 18 पे जाना या 1 इलेक्ट्रॉन दान करके 10 पे?
क्या आसान लग रहा है आपको? सोडियम से नियॉन जाना कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि आपको ढेर सारी खुशियों के लिए कहीं एक चीजों का त्याग देना पड़ता है। जो आज तुम त्याग दे रहे हो, कम्बल में चाहे कहीं बैठ के पड़ रहे हो, एक दिन तुमको ये सब खुशियां मिलेंगी। बेटा कुछ ना कुछ जिंदगी में आपको त्याग करना है, और सोडियम यही अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। और सोडियम ऐसे था, मान लेते 11 इलेक्ट्रॉन था, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और चला जाता है Na+ में, खुद को बदल लेता है, और लेकिन अपने जिंदगी का मकसद पा जाता है और स्टेबल हो जाता है। इसी वजह से मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। और अगला एग्जांपल समझा रहे हैं हम नॉन मेटल की, वो है क्लोरीन। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर कितने? 17। इसके पड़ोसी वाला कौन है? नियॉन। पड़ोसी वाला कौन है? अर्गन। ये कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे? 10। इसके पास कितने? 18। अब बताओ कहां जाना आसान है? क्लोरीन को अर्गन के पास जाना आसान है या क्लोरीन को नियॉन के पास? कहां आसान लग रहा है? अब इस बार क्लोरीन को अर्गन वाला आसान लग रहा है, क्योंकि यहां पे केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, और इसी वजह से क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और खुद को अर्गन बना लेता है, और इसके पास माइनस चार्ज आता था, और कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 18, और अपने जिंदगी का गोल पा जाता है। इसी वजह से मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। डोनेट करने की टेंडेंसी क्यों होती है? क्योंकि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1, 2, 3 होते हैं, जो कपारिक धर्म होते हैं। और अगर वही क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 5, 6, 7 होते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं से इलेक्ट्रॉन आए, हम अपने स्टेबिलिटी को पाएं। इसी वजह से उनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और यही चीज लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए ध्यान से। लिखा हुआ है, metal are those substance which have tendency to accept electron, to donate electron and heat electron। ये तो अभी पढ़ा जाएगा। इसके पास यूजुअली कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3 इन आउटर मोस्ट सेल, और आउटर मोस्ट सेल को ही हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। बात करें अगर नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होता है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। लिखा हुआ है, और इसके पास यूजुअली कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 6, 7। जो आउटर में शेल होते हैं उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और नॉन मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। एग्जांपल है कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, क्लोरीन। अगला एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ, ये हल्के में ना लेना, ये हल्के में ना लेना मेटलॉइड। ये कभी कभी 1 नंबर से 2 नंबर तक के सवाल पूछ लेता कि बताइए मेटलॉइड किसे कहते हैं। और कभी कभी एमसीक्यू में आपको 4 मेटल दे दी, कहेगा बताइए, 4 एलिमेंट दे देगा, बताइए कौन मेटलॉइड। तो इसका एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। और मेटलॉइड किसे कहते हैं पता है ना? जो दोनों प्रॉपर्टी शो करे, मेटल का भी और नॉन मेटल का। Those substance which shows property of both metal and non-metal are known as metalloid। और एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से पढ़ना, स्क्रीनशॉट करिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कंडक्शन की बात करें तो कौन शो करेगा? मेटल करेगा, नॉन मेटल नहीं करेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है नॉन मेटल में, जो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट एक कार्बन का फॉर्म होता है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। तो याद रखिएगा इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है आपका, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। एक्सेप्शन है आपका ग्रेफाइट। अच्छा तुम लोग के लिए एक जॉन इलियट शायरी लेकर आए, अभी लास्ट में सुनाएंगे, तो सब बने रहना। अभी लास्ट में तुम लोग को जॉन इलियट शायरी सुनाएंगे, बहुत ही अच्छा शायरी है, वो फेवरेट शायरी भी है, वही सुनाएंगे तुम लोग। तो याद रखना कि कंडक्शन की अगर बात करेंगे, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, कौन करेगा? मेटल करेगा, नॉन मेटल नहीं करेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट जो कार्बन का फॉर्म है वो क्या है? नॉन मेटल। दूसरा है डक्टिलिटी। अगर ऐसा सब्सटेंस जो आप वायर में बदल ले, वायर में क्या कभी देखें? कॉपर वायर घर में जो तार होता है वो क्या होता है? वो मेटल ही तो होता है। यानी कि अगर बात करें डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी कौन शो करेगा? मेटल करेगा, और नॉन मेटल नहीं करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मतलब होता है कि ऐसी एबिलिटी जिसमें हम एक थिन शीट बना ले, एक पतली पतली शीट बना ले।
और पतली शीत कहाँ बनेगा? कभी देखिए पैकिंग वोकिंग अगर आप खाने वाला मोमो बर्गर तो खेबे करते हो, कभी कभी पैकिंग वाला चीज देखो अल्युमिनियम का बना होता फॉइल की तरह, वो मेटल ही तो है, यानी कि मैलिएबिलिटी कौन शो कराएगा? मेटल शो करेगा और नॉन मेटल नहीं करेगा। चौथा है लस्ट्रस, मतलब शाइनिंग, चमकदार। कभी देखिए सोडियम वोडियम कितना चमकता है, कोई मेटल वेटल की बात करें, यानी कि लस्ट्रस कौन होगा? मेटल होगा और नॉन मेटल नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है डायमंड। डायमंड जानते हैं ना, हीरा। अरे जिसे तुम लोग हमारे हीरा हो, हीरा हो ना, अरे तुम लोग तो हीरा हो हमारे लिए। जैसे तुम लोग भी एक दिन चमकाएंगे, तुम लोग भी चमकोगे, और इतना चमकोगे, इतना चमकोगे कि अपने गांव में, अपने एरिया में अपवाद हो जाओगे, एक्सेप्शन हो जाओगे कि उनकर लड़कियां चमक गई। चमकोगे ना बेटा। अरे आप लोग हमारे हीरे हैं, नहीं चमकेंगे तो हम घिस घिस के चमकाएंगे तुम लोग को। चमकना है बेटा, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए आपको चमकना है। आप चाहे डॉक्टर बनिए, चाहे इंजीनियर बनिए, चाहे डीएम बनिए, चाहे जो भी करके, चाहे बिजनेसमैन बनिए, कुछ बनिए, लेकिन जिंदगी में कुछ करना है। ऐसे लूजर की तरह आपको नहीं जीना भाई। आप लूजर की तरह नहीं, इस वजह से आप पैदा नहीं हुए कि आप लूजर की तरह जिए ऐसे चले जाएं। आपको कुछ करना है जिंदगी में। अभी ठानिए कि हम जो भी कर रहे हैं, हमारे माँ बाप जो हमारे लिए कर रहे हैं, आपको वो पूरा करना है। बहुत यहां तकलीफ होती है अगर आप सपना नहीं पूरा कर पाएंगे। जिंदगी भर ऐसे कचोटेगा कि काश कर दिए होते। है बाबू, ये दर्द समझ में आएगा जब आप बड़े होंगे। तो दर्द काहे झेलना, अभी से लगो ना, लगो, मेहनत करो अपने माँ बाप के लिए। बेटा हम पढ़ेंगे, वो क्या था, थोड़ा सा ज्यादा अभी, चलो ठीक है। ये आपका डायमंड क्या है? एक्सेप्शन है, वो लस्ट्रस नहीं है, लस्ट्रस है, एक्सेप्शन है, नॉन मेटल होकर भी लस्ट्रस है। अगली प्रॉपर्टी है सोनरस की। जब स्कूल में ना घंटी बजता है, एक दो, बड़ा लस्ट वाला घंटी अच्छा लगता है, क्योंकि छुट्टी हो ना, टन 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 टन, यानी कि जब किसी चीज को आप मारे, बीट करे, तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। इसी को हम कहते हैं सोनरस प्रॉपर्टी। आप खुद सोचिए, सोनरस प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? क्या नॉन मेटल को मारेंगे तो वो आवाज करेगा, अरे खत्म हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी सोनरस का कौन शो करेगा? वो मेटल शो करेगा, जबकि नॉन मेटल नहीं करेगा। डेंसिटी की बात करें, जकड़न की बात करें, तो कौन एकदम एकदम पास पास पार्टिकल रहते हैं? ऑब्वियस सी बात है, मेटल के पार्टिकल पास पास रहते हैं, तभी तो इतने देखते हैं भारी, इतना सब रहता है। यानी कि डेंसिटी की बात करें तो मेटल की हाई डेंसिटी होगी और नॉन मेटल की लो डेंसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है बेटा, डेंसिटी नहीं लिखा हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आपको मेटल मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है मरकरी, जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और नॉन मेटल में आपको तीनों मिलेंगे, सॉलिड भी मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा और गैस भी मिलेगा। अगला है हार्डनेस। हार्डनेस की अगर बात करें तो कौन हार्ड होगा, मेटल की नॉन मेटल? ऑब्वियस सी बात है मेरे लल्ले, मेटल ही हार्ड होगा। और नॉन मेटल क्या होगा? सॉफ्ट होगा। लेकिन दो एक्सेप्शन है, बहुत ही बारीक सवाल है, एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि दो ऐसे मेटल बताइए जो सॉफ्ट होते, और उन्हें चाकू से भी आप काट लेंगे। एग्जाम्पल है आपका पोटेशियम और एक है आपका सोडियम। ये मेटल है लेकिन अपवाद है, ये हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। कौन कौन? पोटेशियम और सोडियम। जबकि नॉन मेटल आपका सॉफ्ट होता। दूसरा है आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल का हाई होता है, नॉन मेटल का लो होता है। लेकिन एक्सेप्शन है गैलियम, ये भूलिएगा नहीं, एक्सेप्शन गैलियम भूलिएगा नहीं, गैलियम एक्सेप्शन, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। स्क्रीनशॉट करिए बेटा, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पे बढ़ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पढ़ने वाले हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी में आप ये चीजें तो पढ़ चुके हैं। मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 2 3। और नॉन मेटल के 507। अच्छा सोच रहे होंगे सर 4 कहां गया? वो 4 होता है बेटा कार्बन का। और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। और पता नहीं क्यों जब कार्बन के बारे में हम पढ़ाते हैं तो ही इमोशनल हो जाते हैं, पता नहीं कार्बन और हमारे बीच में क्या रिश्ता है। कार्बन की पूरी डिटेल चैप्टर 4 में मिलेगा, वहां पे हम पढ़ेंगे। अगला बात करते हैं, डोनर का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनर। ऑब्वियस सी बात है, मेटल शुरुआत में बताया। एक्सेप्टर का काम कौन करेगा? नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है डोनेट करने को, उन्हें हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं। और जिन्हें लेने की टेंडेंसी होती है उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव। इसकी ऑक्साइड की अभी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। और झूठ मत बोलना, कल ही अभी बताए थे तुम लोग को, जब मतलब पिछला लेक्चर में एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा रहे थे। कहते बेटा जो ऑक्साइड है, अगर मेटल का ऑक्साइड होगा तो वो नेचर कौन सा होगा? बेसिक नेचर का। और नॉन मेटल होगा तो एसिडिक नेचर का होगा। और
सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन सा क्या बना रहा था, कौन सा आयन, पॉजिटिव की नेगेटिव, याद है, याद है, यहां तक सुना गया कि तुमने बता दिया सर जी पॉजिटिव बनने प्लस बना रहा था। और ऐसे आयन जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो उसे क्या कहते हैं, कैटायन। और मेटल कौन सा आयन बनाएगा, कैटायन। और नॉन मेटल क्या बनाएगा, एनायन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट तो बता चुके थे कि मेटल की पास टेंडेंसी होती है दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होना, और नॉन मेटल के पास होता है दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होना। ये था बेटा थोड़ा सा हल्का फुल्का बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इसके बाद जो हम पढ़ने वाले वो है आपका सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। और ये मजाक में नहीं लीजिएगा, ये अगर पहला रिएक्शन आप भूल भी जाएंगे काम चल जाएगा, लेकिन जब रिएक्शन विद वाटर पढ़ाएंगे तो वो आप एकदम दिमाग से फोकस करके पढ़ेंगे। फोकस मतलब फोकस, बंद कर लो नोटिफिकेशन पढ़ लो। फोकस मतलब फोकस। सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, और पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। यानी कि एक मेटल है, उसी का भाई कोई और मेटल होगा, वो किसी के साथ बॉन्ड बनाया। कहां देखे, देख जा रहा है किसी को, दो लोग अगर खुश हैं साथ में तो तीसरा देखा नहीं जाएगा। और खास करके जब अपन ये दोस्त यारों में, दोस्तों आप मौज में, हम नहीं, आज चलो आज उसको परेशान करते हैं, यही कहानी। और बेटा ये इतना बड़ा जो आप हेडिंग देख रहे हैं, सही बताएं, एक वर्ड बताएं, जो पहला चैप्टर नहीं पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ हाँ सर जी याद आ गया, पता नहीं कॉपर और जिंक के साथ कुछ लफड़ा हुआ था सल्फेट को लेके, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या डिस्प्लेस कर रहा था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसी को तो हम कह रहे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल दिए थे कि आप क्लास के टॉपर हैं, कोई आपसे ज्यादा भी पढ़ने वाला अगर आ गया तो आपको फर्स्ट रैंक से डिस्प्लेस कर देगा। और उसी को जहां पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करे, उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ये कोनो बी मेटल था, सी के साथ बॉन्ड बनाया था, बढ़िया एकदम चल रहा था इन लोग का अच्छा से, उसी का बी का ही दोस्त है ए, बी का ही दोस्त है, ध्यान देना। दोस्त मतलब यार दोस्त तो अलग लेवल के होते हैं, लेकिन ये मजाक करने के लिए बस आया परेशान करने। बी किसके साथ बॉन्ड बनाया था, सी के साथ। ये बी मेटल था और ए भी मेटल है। आया पूछा बी से, बाबू सी के साथ बॉन्ड बनाए का, हाँ बनाए हैं। अरे दोस्त हो, अकेला अकेला बॉन्ड बना लिया, अरे देखो डी हुआ है, हमारा भी बॉन्ड बनाओ। कहा मैं बी नहीं है, नहीं हम केवल सी के साथ, हम तुम जाओ अपना देखो। ये सीधे चला गया सी के पास, सुने हमारे दोस्त के साथ आप बॉन्ड बनाए बी के साथ, हाँ बनाए। अच्छा अब बढ़िया से रखता है, केमिस्ट्री का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूछेगा क्या बी हमसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो सी कहेगा भैया आप बताइए कि आप बी से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं है, कहेगा हम तो बी से ज्यादा रिएक्टिव है। और जैसे ही सी सुनी कि बी से ज्यादा रिएक्टिव है, तुरंत ए के पास चला गया और इतना गद्दारी दोस्त हुआ कि बी को अकेला छोड़ दिया और अपने सी के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ में दोस्त अलग होते हैं, अलग लेवल के होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। वो बस केवल आपको एग्जांपल देने के लिए, हंसी मजाक के लिए बताएं, दोस्त अलग लेवल के होते हैं। एक दो दोस्त हमारे भी अलग लेवल के। तो आपको यहां पे क्या था, बी वाला इसके साथ सी के साथ बॉन्ड बनाया था, ए वाला उसी का दोस्त आया, सी से पूछा भैया बॉन्ड बनाओगे, और बता दिया कि हम बी से ज्यादा रिएक्टिव है। सी वाला तुरंत इसके पास चला गया और बी को अकेला छोड़ दिया और इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। इसी को तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और यही चीज लिखा हुआ रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्यूशन। एग्जांपल अगर देखें तो आपको एग्जांपल बता चुके हैं। यहाँ पे ZnSO4 कंपाउंड है, ये जिंक आपका मेटल है, किसके साथ बॉन्ड बनाया, सल्फेट के। पड़ोसी कौन आया, एल्युमिनियम। पूछेगा सल्फेट से जाके कि क्या आप हमसे बॉन्ड बनाएंगी, सल्फेट कहेगी नहीं हम तो जिंक के साथ लॉयल है। फिर कुछ समय बाद वही वाली कहानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, सल्फेट आएगा, पूछेगी एल्युमिनियम से बबुआ आप जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है, और एल्युमिनियम कहेगा बिल्कुल हम जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। क्या रिएक्टिविटी सीरीज आपको डिस्प्ले पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ाते, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन, अल्टो मतलब एल्युमिनियम, जेन मतलब जिंक। ऊपर कौन आ रहा है, एल्युमिनियम। ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता। एग्जाम्पल अगर देख ले, ऊपर वाला हम लोग को जब चाहे हटा देगा, क्या हम नीचे वाले ऊपर वाले को हटा पाएंगे। तो वही बात है, एल्युमिनियम सीधे सल्फेट के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा और जिंक को हटा देगा,
और रिएक्शन हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। अगली कहानी देखते हैं। यहां पे बॉन्ड बना FeSO4 के साथ। अब कॉपर कहा कि एल्युमिनियम हुआ, गया जिंक सल्फेट के पास, पता नहीं कैसे बॉन्ड बना लिया, चलो हम वो बना लेते हैं, यदि बगलिया में FeSO4 है, यो गए बाबू ऐसे शाहरुख खान वाला स्टाइल में चश्मा वश्मा लगा सल्फेट से पूछे बॉन्ड बनाओगी, बताइए आप ज्यादा रिएक्टिव है कि कम रिएक्टिव है? ये गिनने लगा, आयरन होना ऊपर है, हम नीचे है, मुंह लटका तुरंत चली आए। भाई जानते हैं कि हम कहेंगे अगर सल्फेट से कि हम रिएक्टिव नहीं है, मारेगी तुरंत भगा देगी हमको, इससे बढ़िया कायम बेइज्जती करना, खुद चले आए। और ये आपका लिखा हुआ नो रिएक्शन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों याद रखिएगा। सवाल आपको ऐसे देगा, कहेगा बताइए क्या बनेगा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको बताया था, सबसे ज्यादा पोटेशियम का होगा, सबसे नीचे गोल्ड का होगा, सिल्वर का होगा, कहां पे रिएक्शन होगा कहां पे नहीं होगा, ये सब कहानी उसी रिएक्टिविटी सीरीज की है, उसी रिएक्टिविटी सीरीज की है, याद रहेगा। स्क्रीनशॉट करिए फिर आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट करिए फिर आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़ते बेटा। अगला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, और वो हालत जो अभी आप पढ़े हैं वो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, जो आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। उतना फोकस आप याद रखेंगे। क्या रिएक्टिविटी सीरीज, ऊपर वाला सबसे रिएक्टिव होगा, नीचे वाला लेस रिएक्टिव होगा, सीरीज आप याद रखेंगे। और कौन किसे डिस्प्लेस करेगा, कब रिएक्शन होगा कब नहीं होगा, वो सब किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज पे। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला टॉपिक है आपका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये पता नहीं बेटा हट नहीं रहा है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, कि सर अगर हम मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, आप अभी थोड़ा सा झलक दिखाए थे कि मेटालिक अगर ऑक्साइड होगा तो बेसिक नेचर का होगा, जो आप एसिड बेस में बता रहे हैं। लेकिन सर आज हमें बताइए कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के हैं कैसे। तो कभी भी बेटा ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर मेटल का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, किसका रिएक्शन होगा, मेटल का अगर हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो बनता है मेटालिक ऑक्साइड, और वो होता है बेसिक नेचर का। और अभी बता रहे हैं, जस्ट 2 मिनट रुकिए, क्यों होता है वो बता रहे हैं। सोडियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाया, Na2। क्या इसी को तो मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं, मेटल है ऑक्सीजन है, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, मेटालिक ऑक्साइड। यानी कि मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा, क्या बना, मेटालिक ऑक्साइड। मैग्नीशियम है, मेटल है, रिएक्शन होगा O2 के साथ, बनेगा Mg। अच्छा ये तुमको पता नहीं कैसे Na2 आ रहा है। अभी बताया सोडियम के पास चार्ज कितना होगा, +1 का, और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -1 का। ये चार्ज इंटरचेंज होता है और बनता है, जो ऊपर वाला होगा यहाँ पे चार्ज वो सोडियम के साथ चला जाएगा और एक वाला ऑक्सीजन के साथ, ऐसे बनता है Na2। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, MgO बना। कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना। लेकिन सर अभी आप बताए ही कहां कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का क्यों है। तो बेटा इसे टेस्ट करने के लिए हम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, पानी में डालते हैं और लिटमस पेपर लेकर आते हैं। लिटमस पेपर एक लाल और एक नीला, और एसिड बेस वाले में याद है बी से बेस बी से ब्लू। जैसे ही हम उस मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालें और लाल लिटमस पेपर को जब हम उस सॉल्यूशन में डालेंगे, वो तुरंत ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, और बी से बेस बी से ब्लू। और इसी वजह से हमें पता चलता है, और खुद को किसमें कन्वर्ट कर लेता है, बेस में। इसी वजह से हम समझ पाते हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ मेटालिक ऑक्साइड, ये तो आपको पता। दोज मेटालिक ऑक्साइड विच आर सॉल्युबल इन वाटर फॉर्म बेस। यानी कि अगर आपको चेक करना है कि मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर का, तो आप उसे पानी में घोल दीजिए। जैसे ही आप उसे पानी में डालेंगे, जब आप नीला लिटमस लेके आएंगे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बी से बेस बी से ब्लू, भाई नीला कलर को नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही आप लाल कलर लेकर आएंगे, वो तुरंत ब्लू में कन्वर्ट कर देगा और बेस बना देगा। इससे हमें पता चलेगा कौन से नेचर का है, बेसिक नेचर का। अगला है आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। चलो तुम लोग बताना, अभी 2 बार एसिड बेस वाले में बता चुके हैं, शुरुआत में भी बता चुके हैं कि अगर मेटालिक ऑक्साइड होगा बेसिक नेचर का होगा, और जब भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और कौन से नेचर का होगा, हाँ बोलो बोलो, सुन ले,
एसिडिक ने, अरे हो वो कौन तो लायक हो मेरे बबुआ बहनी। फगुनिया, ए फगुनिया, अरे बहुत खतरनाक डायलॉग है ये। माजी द माउंटेन मैन वाला फिल्म नहीं देखे, वही डायलॉग है फगुनिया। वही वाला चीज है। आप मेटल का नॉन मेटल का किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनेगा आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और कौन से नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का। नॉन मेटल कौन है? कार्बन। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, CO2 बना। सल्फर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे, SO2 बना। नाइट्रोजन का कराएंगे, NO2 बना। ये आपका ऑक्साइड बना। लेकिन सर अभी तो आप बताए हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड होगा, चेक करने के लिए पानी में डालेंगे, तो ये भी पानी में डालो। जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे, जैसे ही आप इसे पानी में डालेंगे, आपको पता है एसिड किस में बदलता है? ब्लू से रेड। और आप ब्लू लिटमस जैसे ही डालेंगे वो तुरंत रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एसिड बन जाएगा, जो अगले स्लाइड पे लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट करिए। क्या रिएक्शन समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अगर तुम फोकस होकर पढ़ोगे, सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा रिएक्शन में। सब 1 to Z एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा। वही चीज लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। NO2 को, CO2 को हम किस में डालें? पानी में। SO2 को किस में डालें? पानी में। NO2 को डालें किस में? पानी में। और बना क्या? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO4 NO3। और ईमानदारी भर बताना, क्या ये बातें हम आपको पहले वाले जब एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाए थे तो ये बताया नहीं थे एसिड होते हैं? यानी कि आप रिएक्शन पढ़े ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से मेटल, अगर मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बना, और नॉन मेटल का कराना है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। चेक करने के लिए उनका नेचर कैसा, हम पानी में घुला दे रहे हैं। अगर आप मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में घुलाएंगे तो वो बेस बना देगा, और इसे पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर। अगर आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को पानी में घुलाएंगे तो वो एसिड बना देगा, इससे क्या पता चलेगा कौन सी नेचर का? एसिडिक नेचर का। ये था आपका रिएक्शन। उसके बाद ये आप बेटा अंडरलाइन कर लेंगे, एक मेटलॉइड आप हल्के में नहीं लेंगे, एक इसको आप हल्के में ले लेंगे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं होते कुछ को हम दर बदलू बदलू, हेयरों से रहेंगे ओरों से रहेंगे, दोनों ओर से रहते हैं, तो ऐसे ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये दोनों नेचर आप शो करेगा, एसिडिक भी शो करेगा एज वेल एज बेसिक भी शो करेगा। और इसके एग्जांपल आप याद रखेंगे, जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और Cr2O3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MCQ टाइप में सवाल आते हैं, और 2 नंबर में भी सवाल आते हैं, डिफिनीशन पूछ के आपसे MCQ पूछेगा। ऐसा ऑक्साइड जो दोनों नेचर शो करे, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, उसी को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एग्जांपल कौन है? जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और Cr2O3। रिएक्शन अगर दोनों नेचर का है सब, तो दोनों से रिएक्शन करना चाहिए, बिल्कुल दोनों से। अगर भाई एसिडिक और बेसिक शो कर रहा है तो दोनों से रिएक्शन करेगा, एसिड से भी शो कर रिएक्शन करेगा और बेसिक से भी करेगा। देखिए यहाँ पे Al2O3, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, बेस के साथ रिएक्शन करके बनाया सोडियम एल्यूमिनेट। और वहीं अगर NaHCl की बात करें, ये आपका एसिड है, और Al2O3 देखिए एसिड से भी रिएक्शन करके बनाया एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। यानी कि ऐसा ऑक्साइड जो दोनों नेचर शो करे, बेसिक एज वेल एज एसिडिक, उसी को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल याद रहेगा आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का और क्रोमियम का, ये दोनों से रिएक्शन करेंगे, बेस एज वेल एज एसिड। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ, और एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखा हुआ है, और वही जो नहीं बता रहे थे सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। सोडियम, इन्हें हम केरोसिन ऑयल, मिट्टी तेल, गांव में नहीं मिलता मिट्टी तेल, अब तक थोड़ा खैर नहीं मिलता होगा, पहले मार हो जाता था गाँव में, जैसे मिट्टी तेल राशन टाइप में मिलता था, और गैलन लेके यार धक्का मुक्की मार हो जाता था, तो उसी मिट्टी तेल में रखा जाता है, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेता है। लिखा हुआ सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल बिकॉज दिस एलिमेंट आर हाईली रिएक्टिव विद एयर, तुरंत रिएक्ट कर लेता है। ये नोट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला रिएक्शन है रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड। यहां भी एक कहानी हम पढ़ने वाले। सबसे पहला पॉइंट, टॉपिक क्या लिखा हुआ? रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड। और ये चीज तुम पढ़ चुके थे, पिछले चैप्टर में ही पढ़े हो कि अगर एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा, सर जी एक गैस निकल रहा था, गैस का नाम था हाइड्रोजन। कभी भी मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो तुमको बताया थे मेटल कौन से नेचर का होगा?
बेसिक नेचर का होगा। कौन से नेचर का होगा? बेसिक नेचर। और अगर एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो सर जी ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यहाँ पे तो सॉल्ट बनेगा। बिल्कुल बेटा, सॉल्ट बनेगा और साथ में आपको एक गैस मिलेगा, नाम है हाइड्रोजन गैस। नाम क्या है? हाइड्रोजन गैस। याद रहेगा? याद रहेगा? एग्जाम्पल देखते हैं। जिंक का एक मेटल है, रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ। तुमको बताए थे कि H2 बाहर निकलेगा। जैसे ही H2 बाहर निकला, यहां पे बचा कौन? सल्फेट। और सल्फेट बॉन्ड बना लेगा जिंक के साथ और बना क्या? ZnSO4। साथ में आपको क्या मिला? हाइड्रोजन गैस। वैसे ही अल्युमिनियम अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो AlCl3 बना और साथ में आपको कौन सा गैस मिला? H2 मिला। लेकिन एक थोड़ा सा हल्का सा एक्सेप्शन की बात करेंगे। सब मेटल आ रहे थे एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल दे रहे थे। H2SO4 हो चाहे HCl हो, जो भी था मेटल आ रहा था, भैया और रिएक्ट करो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालो। लेकिन जैसे ही मेटल HNO3 के पास पहुंचे, कहे भैया आप एसिड है? HNO3 का हाँ हम एसिड है। कहा हम भी मेटल है और रिएक्शन करे हाइड्रोजन गैस निकालो। कहा नहीं हम नहीं मानेंगे। कहा नहीं कैसे नहीं मानेंगे, निकालना पड़ेगा आपको हाइड्रोजन गैस। हम तो सुने हैं कि अगर मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और सॉल्ट बनेगा। कहा वो और लोग होंगे जो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। हम अगर हाइड्रोजन गैस निकाले तो हम H2 नहीं रहने देंगे, हम हाइड्रोजन गैस को वाटर में चेंज कर देंगे और खुद भी बदल जाएंगे किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। कहा बड़े ढीठ आदमी हो तुम तो। मेटल बेचारा वापस चला गया। पर जाए क्यों ना, अगर हाइड्रोजन गैस निकालना है और वो दे ही नहीं रहा, कह रहा नाइट्रिक एसिड नहीं हम नहीं देंगे, हम हाइड्रोजन गैस निकालने ही नहीं देंगे। तो मेटल घूम के चले गए। फिर दो वीर योद्धा सामने आए और वो दो वीर योद्धा थे मैग्नीशियम और मैग्नीज। कौन थे दो वीर योद्धा? मैग्नीज और मैग्नीज। ये आए HNO3 से मिलने। कह भैया सुने हैं हमारे मेटल आए थे कुछ लोग, आप कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे। कहा हाँ हम नहीं निकालेंगे। तुम कौन हो? कहा हम मैग्नीज हो और मैग्नीशियम है और हम भी कसम खा रहे हैं कि जब तक आप हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। अब HNO3 लगा कि भैया ज्यादा जिद में है, चलो दे देते हैं। ये लोग है ना, और दो लोग केवल HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बाकी कोई भी मेटल आए HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को वो वाटर में ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद को किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जा रहे थे। यहां पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करके MgNO3 या MnNO3 बनेगा और साथ में आपको H2 गैस निकलेगा। और बाकी के साथ क्यों नहीं निकलेगा, पढ़ के देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व when a metal react with nitric acid HNO3 because HNO3 is a strong oxidizing agent। बहुत ही strong oxidizing agent है। oxidizing मतलब समझ रहे थे ना, ऑक्सीडाइज करने वाला दलाल। तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता और हाइड्रोजन गैस को किस में बदल देगा? वाटर में। और खुद को रिड्यूस कर लेगा किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। क्या यही बात हम आपको नहीं बताए थे? किसी और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देगा। और फिर आगे दो वीर योद्धा आए मैग्नीज और मैग्नीशियम, और ये दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकालेंगे जो वाटर में नहीं बदलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से दरिएगा। ये दोनों नाम याद रखिएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीज। HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे, MgNO3 बनेगा, MnO3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलो तुम ही बता दो, दो ऐसे कौन वीर योद्धा थे जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहे थे? मैग्नीज और मैग्नीशियम। बाकी कोई भी एलिमेंट आया नाइट्रिक एसिड तुरंत नकार दिया, भैया हमसे नहीं होगा, तुम जाओ। वो और एसिड होंगे जो हाइड्रोजन गैस निकालने होंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि वो क्या था? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और वो वाटर जो हाइड्रोजन निकला था उसे ऑक्सीडाइज कर दे रहा था H2O में और खुद किसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड में चला जा रहा। अच्छा एक सवाल आप पे नहीं आ रहा कि सर ये जो आप मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करा कहीं ना कहीं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह तो लग रहा है? बिल्कुल भाई, ये जितने भी एलिमेंट आए यहां से हाइड्रोजन को रिड्यूस किए हैं, सब देखिए हाइड्रोजन के ऊपर है। अगर यही अल्युमिनियम की जगह कॉपर आ जाता और ये आके रिएक्शन करता तो कहता भाग जाओ कॉपर नहीं, बहुत मार मारेंगे। एक तो हमसे ऊपर वाले आके हमको डिस्प्लेस करवा करे, तुम भी यहाँ नीचे डिस्प्लेस करोगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता। और वही एक पॉइंट नीचे लिखा हुआ पढ़िए, मेटल प्लेसेस एबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस H2 गैस फ्रॉम एसिड।
ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन वो सबसे जितने भी मेटल आए थे वो सब हाइड्रोजन से ऊपर थे, इस वजह से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाए उनके एसिड। ये था आपका रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड। और इसके बाद जो आप रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और इस वाले चैप्टर से रिएक्शन यही पूछता है, क्योंकि आप जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं वो आप पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। वो जितने भी आप रिएक्शन पढ़े हैं पहले वाले चैप्टर में दूसरे वाले चैप्टर में मिला के पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वाला रिएक्शन थोड़ा सा अभी आप नहीं पढ़े। ये एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे जब हम मेटल का रिएक्शन कराते हैं, अच्छा बता दे क्या पढ़ना है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। और सवाल चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सवाल इस चैप्टर के रिएक्शन से यहीं से बनता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, कि सर मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे करें। 2 मिनट की एक कहानी सुनाते हैं आपको। एक घर था, मान लेते 10 बच्चे थे। 10 बच्चे में आपको पता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम एक्टिव रहते, फुर्तीला रहते, फिर आते कुछ मीडियम वाले की थोड़ा सुस्त भी रहेंगे, थोड़ा फुर्तीला भी रहेंगे, और 8 आएंगे एकदम ऐसे रहेंगे, कोई मतलब है ना है क्या हो रहा है क्या नहीं, 10 बेरा कहेंगे तो एक बेरा उठेंगे, वो वाले बच्चे। जब हम मेटल की बात करते हैं तो इन मेटल में ऐसी ही कैटेगरी होती है। कुछ होते हैं हाईली रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ होते हैं मीडियम रिएक्टिव और कुछ होते हैं लेस रिएक्टिव। जब हम मेटल की बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो होते हैं, आपको पता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट। अब इन एलिमेंट की, जैसे घर में बच्चे होते हैं, चलो 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 10 लोग हैं, चलो नहाने, बड़ा परिवार है, मान लेते हैं 2 बाथरूम है, चल नहाने वाला है, तो बारी बारी लाइन लगल रहता है कि चलो पहले तुम नहा लो फिर हम नहाएंगे। ठंडी मौसम है, अब पहले नहाने की बारी आई सोडियम और पोटेशियम की, कि चलो भैया तुम नहा लो। तो सोडियम और पोटेशियम ठंडी रहे चाहे गर्मी रहे, वो कोनो मतलब ना, टंकी पानी ला दो नहा लेंगे। यानी कि सोडियम और पोटेशियम एकदम खुशी मन से नहा लेंगे और खूब ऊर्जा के साथ नहाएंगे, चाहे कोल्ड वाटर दे चाहे आप हॉट वाटर दे, जिससे दे वो नहा लेंगे, और खुद को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और फिर वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस बना लेंगे। और क्या यही बात आपको नहीं बता दी? जब वाटर का रिएक्शन होगा मेटल के साथ तो बनाता है मेटालिक ऑक्साइड, और मेटालिक ऑक्साइड का फर्दर रिएक्शन अगर वाटर से कराएं तो वो बना देता है मेटालिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। यानी कि मेटल का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो H2 गैस बाहर निकाला और बनाया मेटालिक ऑक्साइड। ये ज्यादा रिएक्टिव थे, वाटर सॉल्युबल थे, इस वजह से वो रिएक्टिव वाटर से रिएक्ट करके बना दिया मेटालिक हाइड्रोक्साइड। और किससे नहाए? कोल्ड वाटर से। ये सवाल पूछता है एग्जाम में कि कौन सा एलिमेंट है कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, लेकिन कहानी सुन लो। फिर कैल्शियम आया, और साथ में एक बात और याद रखिएगा, जब यहां पे हम आएंगे, अच्छा थोड़ा सा कहानी सुन लो। सोडियम और पोटेशियम नहा के चले गए, उसके बाद बारी आई कैल्शियम की। कैल्शियम नहाने गया, कहा ठीक है भैया, एकदम उदास मन से, ठंडा पानी था, उदास मन से नहाने गया कि चलो ठीक है तुम नहला रहे हो तो नहला लेना, खुशी मन से नहीं था। फिर बारी आई मैग्नीशियम की, वो कहा नहीं नहीं हम ठंडे पानी से नहीं भाई नहीं करेंगे। भाई घर का लड़का नहीं नहा रहा, नहवाना पड़ेगा। तो उसका अम्मी कहा कि मैग्नीशियम के चलो हम पानी गर्म कर दे रहे हैं, वो में नहा लो। यानी कि मैग्नीशियम किससे नहीं नहाया? कोल्ड वाटर से मैग्नीशियम नहीं नहाया, किससे नहाया? हॉट वाटर से। ये सब कॉन्सेप्ट है लल्ला, ये सब कॉन्सेप्ट है आपका कि मैग्नीशियम किससे नहाया? हॉट वाटर से नहाया, कोल्ड वाटर से नहीं नहाया। जबकि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम किससे नहा लिए? कोल्ड वाटर से। जबकि सोडियम और पोटेशियम हम खुशी मन से गए, कैल्शियम थोड़ा सा हल्के मन से गया। फिर बारी आती है एल्युमिनियम और आयरन की। ये घर के थोड़ा सा अजीब बच्चे, जिद कही देंगे तो एकदम जिद कही देंगे। अरे दूसरी जिद नहीं करना तुम लोग, वो कही देंगे वो वाला नहीं, जिद करना है अपने लक्ष्य के बारे में जिद करिए, नहीं तो तुम लोग सोचने लगे अब हम भी जिद कर लेना है, एकदम कैसे उसको पाना है, ये वाला जिद नहीं करना बेटा। जब हम बात करेंगे एल्युमिनियम और आयरन की, तो वो जब नहाने गए तो मम्मी सोची कि भाई मैग्नीशियम उससे बड़ा था तो वो नहीं नहाया ठंडे पानी से, गर्म पानी नहाया, इन लोग के लिए भी पानी गर्म कर दे रहे। और जैसे ही एल्युमिनियम आयरन आए, देखे गर्म पानी, हम नहीं नहाएंगे। बताओ, अब मम्मी टेंशन आ गई है, बहू ये ना, ये ठंडो पानी ना नहाइए, गर्मो पानी ना, अब किसे नहाइबो? वो क्या, हम स्टीम बाथ लेंगे। कौन सा बाथ लेंगे? स्टीम बाथ, यानी कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे?
गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नहीं कुछ होते हैं बड़ा, देखेंगे बड़ा करे स्टीम बाथ लेते हैं, ऐसे बंद रहेगा, भाप आएगा। भाप जानते हैं वो गैसियस फॉर्म है, लिक्विड से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, गैसियस फॉर्म में। नवाबों वाली शौक है, नहीं अब हम स्टीम बात करेंगे। भैया घर है, लड़के हैं, नहाना है, कैसे नहाए, इसके लिए उनके लिए स्टीम बाथ की व्यवस्था की गई और एल्युमिनियम और आयरन स्टीम बाथ किए और वो केवल ऑक्साइड तक ही रुक गए, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाए। एक बार समरी सुनते हैं, सोडियम पोटेशियम गए, ठंडे पानी से नहाए, साथ में पूरा ऊर्जा से आए, एनर्जी साथ में लेकर आए। कैल्शियम की बारी आई, वो कहा ठीक है हम ठंडे पानी से नहा लेने, भारी मन से गया, कोनो ऊर्जा नहीं था, ठीक है नहा लेने। उसके बाद मैग्नीशियम आया, वो कहा नहीं हम ठंडा पानी नहीं करेंगे, हमको गर्म पानी चाहिए, मम्मी उसकी गर्म पानी कर दी। अल्युमिनियम और आयरन आए, वो देखे मम्मी जानने दिया भैया गर्म पानी नहा लेगा, वो कहा नहीं हम तो नवाब हैं दोनों, हम दोनों ठंडा गर्म पानी नहीं बने करेंगे। मम्मी कही बाबू किसे ना आई, वो कहे हम स्टीम बाथ लेंगे। अब मम्मी तो 2 दिन तक टेंशन आई होंगी कि स्टीम बाथ का, फिर उनको समझाया गया कि पनिया को भाप में बदल दो, और जब भाप में बदला गया, बढ़िया से स्टीम बाथ किए, एल्युमिनियम आयरन तब निकले। और ये पूरी कहानी थी आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर के साथ, कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है, लेस रिएक्टिव वाला कैसे करता है, मीडियम रिएक्टिव वाला कैसे करता है और हाईली रिएक्टिव वाला कैसे करता है। अब थोड़ा सा जब हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे सबसे पहले मेटल और वाटर जब रिएक्शन करेंगे तो बनेगा मेटालिक ऑक्साइड, और मेटालिक ऑक्साइड फर्दर अगर वाटर सॉल्युबल होंगे तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। पढ़ते क्या लिखा, मेटल रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूसेस मेटालिक ऑक्साइड, क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, साथ में कौन सा गैस निकला आपको, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद जो मेटालिक ऑक्साइड होगा अगर वाटर सॉल्युबल होगा, दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, डिसॉल्व इट इनटू फर्दर एंड फॉर्म मेटालिक हाइड्रोक्साइड। यही बात आपको बताए थे कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगा जब ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन होगा। लेकिन लिखा हुआ है बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वही वाली कहानी है, हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम आयरन और उसके बाद गोल्ड सिल्वर, ये सब आएंगे। पहला देखिए क्या लिखा, वो मेटल का H2O के साथ रिएक्शन होगा, मेटल का H2O के साथ रिएक्शन क्या बना, मेटालिक ऑक्साइड। अगर मेटालिक ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होगा तो क्या बना देगा, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। पहला एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, किसकी बारी है नहाने की, सोडियम पोटेशियम की कोल्ड वाटर के साथ। अब आपको ये बातें याद रहेंगी और एग्जाम में ये सवाल पूछता है कि रिएक्शन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है। अब आप खुद बताइए कि सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्शन कौन से वाटर से करेंगे, कोल्ड वाटर से। वो तो चिल थे, गए नहा के एनर्जी सब लेकर आए, और यही चीज लिखा हुआ है कि चाहे पोटेशियम हो चाहे सोडियम हो, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, साथ में हाइड्रोजन गैस मिले, और दोनों कैसे निकले थे, एकदम फुर्ती के साथ शाहरुख खान बन के, भाई हमको बहुत एनर्जी है, हमको फर्क ना पड़ेगा टंकी पानी रहे चाहे नॉलेज पानी रहे, चाहे आप बर्फ दे दीजिए वो नहा आएंगे, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है और साथ में एनर्जी के साथ है। जब बारी आई कैल्शियम की, तो कैल्शियम बेचारा भारी मन से कहा ठीक है अगर वो दोनों भाई नहा लेना पोटेशियम और सोडियम, हम नहा लेते, लेकिन भारी मन से गया था इसलिए उसके पास ऊर्जा नहीं थी और वो एनर्जी कम रिलीज करेगा पोटेशियम कंपेयर टू द सोडियम और पोटेशियम, लेकिन बनाएगा वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। थोड़ी सी कहानी और है कि कैल्शियम जो होता है पानी में बबल बनाता है और वो फ्लोट करने लगता है। अगला इसी के बाद एग्जांपल है मैग्नीशियम का, कौन भाई था कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, वो कहा हम कौन से पानी से आएंगे, बोलो बोलो बोलो, गर्म पानी। अरे लल्ला तुम्ही लोग की कैटेगरी है वो हम समझ रहे हैं, तब तो याद है तुम लोग को मैग्नीशियम गर्म पानी नहाएगा। मैग्नीशियम किससे नहाएगा, हॉट वाटर के साथ, और ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा साथ में हाइड्रोजन गैस, लेकिन अब एनर्जी निकलना बंद हो गया। जब भाई गर्म पानी नहाओगे तो वैसे एनर्जी दुनिया भर के देख तुम्हारे पास ये पानी गर्म किया और एनर्जी निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी कि वो कहानी खत्म हो। अब थोड़ा सा इसके बाद जब हम एल्युमिनियम और उसकी बात करेंगे आयरन की, यहां पे लिखा हुआ देखिए आयरन, एक मिनट, यहां पे देखिए एल्युमिनियम किसके साथ रिएक्शन हो रहा, स्टीम बाथ। कौन सा बात लिए थे, दोनों कौन थे,
अगर आपसे सवाल पूछा कि रिएक्शन ऑफ वाटर में कौन दोनों नवाब थे, तो आप क्या कहेंगे सर जी? एल्युमिनियम और आयरन। क्या नवाब थे कि उनको ना ठंडा पानी चाहिए ना गर्म पानी चाहिए, उनको क्या चाहिए? स्टीम बाथ चाहिए, एकदम भाप वाला, एकदम नहाएंगे, इसे खड़ा रहेंगे भाप आएगा नहाएंगे, स्टीम बाथ चाहिए। और ये केवल ऑक्साइड पे ही रुक जाते हैं क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि एल्युमिनियम और आयरन नवाब तो हैं, लेकिन वो केवल ऑक्साइड बनाएंगे। ऑक्साइड के बाद फर्दर वाटर में रिएक्शन नहीं होगा और हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे, केवल यहीं पे रुक जाएंगे। लिखा है यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल डू नॉट फॉर्म हाइड्रोक्साइड बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और वो दो कौन है? एल्युमिनियम और आयरन। ये था रिएक्शन विथ वाटर। याद आया? सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव थे, हाईली रिएक्टिव थे। कोनो पानी लाएंगे, चाहे कोल्ड वाटर लाए, गर्म कोनो लेकर आएंगे, वो नहा लेंगे, साथ में एनर्जी देंगे। जब कैल्शियम की बारी आएगी तो वो कहेगा दोनों भैवे पोटेशियम सोडियम नहा लिए, तो हम भी भारी मन से नहा ले रहे हैं लेकिन एनर्जी नहीं देंगे, कोनो बात नहीं, ना दो, नहा लो। उसके बाद जब मैग्नीशियम की बारी आई, कहा नहीं वो तीनों बढ़न थे, नहा लिए, हम नहीं नहाएंगे, हमको गर्म पानी चाहिए तो चाहिए। मम्मी की, लेकिन साथ में कुछ निकला नहीं, एनर्जी नहीं निकला। उसके बाद दो ठो साहबजादे आए घर के नवाब, एल्युमिनियम और आयरन। गर्म पानी था, मना कर दिए, हम गर्म पानी से भी नहाएंगे। मम्मी पूछी किससे? किससे? स्टीम बाथ। स्टीम बाथ मतलब भाप, एकदम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करके, और वो बदल रहे थे केवल मेटालिक हाइड्रोक्साइड में, सॉरी मेटालिक ऑक्साइड में, और वो इनसॉल्युबल था वाटर, इस वजह से वो मेटालिक हाइड्रोक्साइड नहीं बनाए। और यही चीज लिखा हुआ, यही चीज लिखा हुआ, कोई दिक्कत? अब अगला टॉपिक है बेटा, जो आपको नहीं बता रहे थे कि सोडियम क्लोरीन इनके बीच क्या होता है, एक बॉन्ड किसी को देना होता है, एक बॉन्ड किसी, एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना होता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को लेना होता है। ये यहां पे डिटेल में पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ना? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। अब दोनों भाई करण अर्जुन आपस में अब लड़ेंगे। अभी तक मेटल नॉन मेटल सबसे अलग अलग लड़ रहे थे, कभी ऑक्सीजन से लड़े, कभी वाटर से लड़े, कभी किसी के सॉल्यूशन में जाके लड़े, लेकिन अब फिल्म में बीच में आ गए। अब करण अर्जुन दोनों आपस में लड़ेंगे और कहेगा भाग अर्जुन भाग। देखो करण अर्जुन, सलमान खान, अरे हम नहीं, हम तो सलमान दूसरा है, वो सलमान दूसरा है, वो में शाहरुख खान आता नहीं क्या, भाग अर्जुन भाग। अब वो वाली कहानी है, अब मेटल और नॉन मेटल आपस में लड़ेंगे। अब विलेन अपना चाल चल चुका है और यहाँ पे मेटल नॉन मेटल के साथ लड़ाई होगी और लास्ट में कहानी वही होगी, विलेन मारा जाएगा और दोनों हीरो जीत जाएंगे और करण अर्जुन अपने अपने काजल के साथ चले जाएंगे। बेटा अब हमें पढ़ना रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। अब हमें पढ़ना है मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। थोड़ा सा यहां पे बोर्ड पे समझा रहे हैं। चलो मेटल मान लेते हैं, ये मेटल और नॉन मेटल। अब दोनों भाई दोनों तबाही नहीं रहेंगे, अब दोनों के साथ जंग होगा, अलग अलग जंग होगा। समझा रहे हैं बेटा कैसे? क्या अभी हम आपको बताए हैं कि मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। मान लेते हैं सोडियम है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और चार्ज कौन सा आएगा? प्लस का। बोलो बोलो बोलो, चार्ज कौन सा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा चार्ज, इसे क्या कहेंगे? कैटायन कहेंगे, एनायन कहेंगे, कैटायन कहेंगे। अरे बड़ा तेज हो गए हो जीतू लोग। क्लोरीन के साथ क्या हुआ था? एक इलेक्ट्रॉन अपना, सॉरी, क्लोरीन के साथ, ये भैया, क्लोरीन के साथ क्या हुआ था? क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें बना था? Cl- में। क्या ये बात आपको याद है? क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- में गया था और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ में गया था। जैसे ही ये दोनों अलग अलग, मान लेते एक ही गांव के, दोनों अलग अलग घर के हैं, इसके पास चार्ज है प्लस का, इसके पास है चार्ज माइनस का, और दोनों भल अपनी जिंदगी में सेटल है। सोडियम भी अपनी जिंदगी में सेटल है और क्लोरीन भी अपनी जिंदगी में सेटल है। जब इन दोनों के पास ये चार्ज आए तो पता नहीं कैसे, जब स्टेबल होने पे सब चीज अच्छा लगता है, जब तक आप स्टेबल नहीं रहेंगे, आपसे 25 साल की उम्र में लड़की बाप आपसे
कब सोचेगा कि 50 साल वाला कमाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप स्टेबल होंगे सब आपके लिए सही है। जैसे अगर एग्जाम्पल दें, अगर हम मान लेते 25 साल का किसी से आप शादी करना है तो ओकर बाप जो होगा वो ये सोचेगा कि लड़का कितना कमा रहा है, जितना हम कमा रहे हैं उतना कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप स्टेबल हैं और किसी से शादी करने के लिए गए, अरे बाबू आवा गोरधोई तुअर कहाँ वाला, ये वाली कहानी होती है। तो यहाँ पे दोनों ये स्टेबल है, ये Na प्लस भी स्टेबल है और Cl माइनस भी स्टेबल है। इनके पास चार्ज है प्लस का और इनके चार्ज है माइनस का। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन होके एक फोर्स बनता है, फोर्स बनके एक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में होगा और एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम होगा आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? आयनिक बॉन्ड। यहां पे कौन था? Na प्लस था और यहां पे क्या था? Cl माइनस था। इनके बीच में प्लस माइनस, आपको पता है ना प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में प्लस वाला माइनस वाले को, माइनस वाला प्लस के साथ अट्रैक्ट करेगा और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है और इस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड। और 4 नंबर का सवाल पूछता है यहां से आयनिक बॉन्ड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी, उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। किसके किसके बीच में बना? एक मेटल था एक नॉन मेटल था, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज था उसके पास माइनस चार्ज था। इस वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बना, उस बॉन्ड का नाम क्या था? आयनिक बॉन्ड। और यही रिएक्शन होता है मेटल नॉन मेटल कि जब भी मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो प्लस माइनस के बीच में होता है और इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनके एक सॉल्ट बनता है और उस बॉन्ड का नाम है आयनिक बॉन्ड और सॉल्ट का नाम है आयनिक सॉल्ट। पढ़ते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है, नन्हे मुन्ने बोर नहीं हो रहे हो, बोर नहीं हो रहे हो। शायरी सुना दे, शायरी सुना दे। अच्छा ये पढ़ लो, मेटलर्जी पढ़ाने से पहले शायरी सुना देंगे। जॉन इलिया शायरी है एकदम खतरनाक है, तो सुना दे रहे, रुक जाओ पढ़ लो क्या लिखा। लिखा हुआ है व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, कि जब मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ तो आयनिक सॉल्ट बनाता है। अभी बताया आपको कि मेटल नॉन मेटल मिलेंगे एक सॉल्ट बनेगा, नाम होगा आयनिक सॉल्ट और बॉन्ड का नाम क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, ये नाम याद रखिएगा कि इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। or the bond formed between metal and non-metal due to lose or gain of electron is known as ionic bond। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन से किसी के बीच में बॉन्ड बन रहा है उन्हें हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। यहां पे देखो मेटल है नॉन मेटल है, सॉल्ट बना, कौन सा सॉल्ट बनेगा? आयनिक। अभी चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। यहां कौन सा बॉन्ड बना? आयनिक बॉन्ड। एग्जांपल देखते हैं, यहां पे सोडियम का रिएक्शन Cl के साथ बना NaCl, Mg+2 का रिएक्शन होगा Cl के साथ। ये जो माइनस वाला चार्ज देख रहे हैं, ये Mg+2 और Cl-1, ये चार्ज का इंटरचेंज होता है, इसी वजह से बनता है MgCl2। देखो बना है। अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम पे चार्ज होगा +3 का। अच्छा एक ये पता है क्यों +3+2 आता है? क्योंकि एल्युमिनियम के पास आप खुद देखिए 13 इलेक्ट्रॉन है और इसे अगर नियॉन बनना है तो अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर चार्ज कितना आएगा? +3 का। Cl के साथ बॉन्ड बनेगा, ये अपना इंटरचेंज करेगा और बनेगा आपका AlCl3। देखिए वही चीज लिखा हुआ है। Mg+2 का Cl के साथ रिएक्शन होगा MgCl2, Al+3 का रिएक्शन Cl के साथ AlCl3, क्योंकि ये चार्ज क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ देखिए दोनों चार्ज कट जाएंगे, CaO बनेगा, Na+ है, O2- है, 2 यहां आ गया वो यहां आ गया। ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। इसके बाद हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी। थोड़ा सा अभी पढ़ लो, थोड़ा सा अभी सुना दे रहे बेटा। अगला है प्रॉपर्टी और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे, अच्छा ये बात तो है आपको ये पता ना पूरा NCERT बेस्ड पढ़ाते हैं। NCERT मतलब CBSE बोर्ड यूपी बोर्ड। CBSE बोर्ड के लिए एकदम समझ लीजिए ये आपके लिए खोवा है लेके खाना। खोवा मतलब समझ रहे हैं? मिठाई। ये आपके लिए मीठा रखा हुआ है, आपको केवल लेक्चर देखना और चला जाना, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कोई मटेरियल कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत। अब नोट्स पढ़िए, आराम से लेक्चर देखिए, नोट्स पढ़िए।
प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल अगर नेचर की बात करें आयनिक बॉन्ड के, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसे जन्मों जन्मांतर वाला बंधन नहीं होता है। जब ये बॉन्ड बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, तो इनके बीच में जन्मों जन्मों वाला बंधन बन जाता है, और ये इतना हार्ड हो जाते हैं, इतना हार्ड हो जाते हैं कि पूछिए मत। लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव। पॉजिटिव वाला कौन था, कैटायन, और नेगेटिव वाला कौन है, एनायन। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आप खुद सोचिए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना, तोड़ना यही तो होता है। अब आप खुद सोचिए, अगर दो लोग हैं, एकदम बढ़िया बॉन्ड बना, क्या आप उस बॉन्ड को तोड़ पाएंगे? और बॉन्ड को तोड़ने से ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं भाई। मेल्टिंग मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना, और आपका बॉइलिंग मतलब क्या होता है, लिक्विड से वेपर। तो अगर आप इन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, इनका बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं, तो क्या आप आसानी से बॉन्ड ब्रेक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कितनों दुआ तबीज करा लो, कुछ करा लो, अलग नहीं कर पाओगे, कुछ कह लो अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अरे भाई पहुंच गए वहां बॉन्ड, तुम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं तुम लोग का। अभी तुम लोग, हम कहें वह बॉन्ड, कोई और बॉन्ड तुम सोचने लगे हो हमारा कितना स्ट्रांग है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है कि लो है, कि कम एनर्जी देने टूटेगा ज्यादा एनर्जी, सब सोच लो। अरे गधों, सब सोच लो, कहीं साहब पढ़ लो। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होगा, क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा इसे तोड़ने के लिए, क्योंकि इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आपको पता है एक रूल होता है कि पोलर वाला डिसॉल्व करेगा पोलर को, और नॉन पोलर वाला डिसॉल्व करेगा नॉन पोलर को। जब हम आयनिक सॉल्ट की बात करते हैं तो ये पोलर कंपाउंड होते हैं। कौन सा कंपाउंड होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं। जैसे NaCl है अगर, अच्छा इसी वजह से कभी कभी बोर्ड कैमरा हिलने, ऐसा लग रहा है हिल रहा है, जैसे बोर्ड पे लिख रहा है ना तो उससे हिल। अगर इसकी बात करें तो इस पे प्लस चार्ज आता है, इस पे माइनस चार्ज, और इसी को हम पोलैरिटी कहते हैं। तो अगर आयनिक जो कंपाउंड है वो पोलर है, तो वाटर में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है, तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और यही चीज लिखा हुआ सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो आयनिक कंपाउंड आर पोलर इन नेचर। कौन से नेचर का होगा, पोलर, दैट्स व्हाई हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर भी एक पोलर इन नेचर होता है, और इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वो कौन से नेचर का है, पोलर। और आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं इन द मोल्टेन स्टेट, क्योंकि मोल्टेन स्टेट में अपने आयंस में टूट जाते हैं। लिखा हुआ पढ़िए, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अपने नॉर्मल सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाते, क्योंकि वो अपने आयंस में टूटे ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन वो जब मोल्टेन फॉर्म में आएंगे, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इन मोल्टेन स्टेट क्यों टूट जाएंगे, क्योंकि उनके आयंस मूव फ्रीली, अपने आजादी से घूम सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं। ये थी प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से पढ़िएगा। अगर बात करें फिजिकल नेचर की, तो फिजिकल नेचर इसका क्या होगा, सॉलिड होगा, हार्ड होगा। अगर इसकी हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत ही हाई होगा, क्योंकि इनके बीच में कौन सी बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड कौन से नेचर का, पोलर नेचर का, और वाटर भी कौन से नेचर का, पोलर। पोलर वाला पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर को। तो आयनिक कंपाउंड किसमें सॉल्युबल होगा, वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होगा केरोसिन ऑयल CCl4 में, क्योंकि ये नॉन पोलर है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें तो ये अपने सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अपने मोल्टेन स्टेट में आएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि उनके आयंस फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। ये था बेटा इस चैप्टर का एक पार्ट। अगला पार्ट है इसका मेटलर्जी, जो ऐड हुआ है। इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है और कुछ बातें हम आपको बताएंगे। वीडियो का लेंथ देख रहे थे, मतलब वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है। कुछ बातें हम आपको याद कराएंगे, कुछ आपको बताएंगे। अच्छा चलो सुन लो, जॉन इलिया की शायरी है, बहुत ही अच्छे शायर हैं, और उनकी एक ही शायरी हमें ज्यादा पसंद आती है
कि तुम जब आओगे खोया हुआ पाओगे मुझे, कि तुम जब आओगे खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरे ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। ये जॉन इलिया की शायरी थी, बढ़िया शायर थे, इसी वजह से सुना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम है मेटलर्जी, पढ़ेंगे हम। मेटलर्जी मतलब क्या? सर जी ये मेटलर्जी बड़ा खतरनाक नाम लग रहा है, क्या है? मेटलर्जी कुछ नहीं है बेटा, जैसे हम अपने अर्थ क्रस्ट में जैसे नीचे जाएंगे, हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं, बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं, सोडियम के, क्लोरीन के, एल्युमिनियम के, आयरन के, बहुत सारे मेटल। लेकिन आपको पता है जहां पे फूल होंगे वहां पे भौरे भी होंगे, यानी कि जहां पे आपको इतने सारे मेटल मिल रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि वो केवल मेटल में होंगे, उनके आसपास गंदगियां भी होंगी, इंप्योरिटीज भी होंगी। तो जब अर्थ क्रस्ट में जाएंगे, अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे, तो कहीं ऐसा होगा कि मान लेते हैं ये आपका अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट मान लेते हैं, इस अर्थ क्रस्ट में इतना दूर बहुत सारे मान लेते हैं मेटल वोटल को पाया गया, जो इतना दूर है इसमें मेटल भी होंगे, कुछ इंप्योरिटीज भी होगी, सब होंगे। इस चीज को हम कहते हैं मिनरल्स। क्या कहते हैं? मिनरल्स। अब इस मिनरल्स में कुछ ऐसी जगह होगी, मान लेते हैं इस वाली जगह में बहुत सारे मेटल है, केवल मेटल है यहाँ पे, मतलब थोड़ा इंप्योरिटीज, इस मेटल इंप्योरिटीज के कंपेयर में मेटल बहुत ज्यादा। तो ये आपका पूरा अर्थ क्रस्ट था जहां पे मेटल और इंप्योरिटीज पाया जाए, इसे हम मिनरल कहेंगे। और मिनरल के अंदर जहां आपको बहुत हाई कंसंट्रेशन में मेटल मिले उसे हम कहते हैं ओर। क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। और इन्हीं ओर से हम मेटल का एक्सट्रैक्शन सीखेंगे, और यही मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है जहां पे हम ओर के एक्सट्रैक्शन से मेटल निकालते हैं फॉर दी प्रॉफिटेबल यूज, अपने प्रॉफिट के लिए। लेकिन इसमें कुछ जो इंप्योरिटीज है, ये मान लेते हैं इसमें इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग पार्टिकल। तुम नहीं रंगदार बनते हो, गैंग चलाते हो, इसे कहते हैं गैंग पार्टिकल। यानी कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरली कहीं पे ऑकर, उसे मिनरल कहते हैं, मिनरल के अंदर कहीं हाई कंसंट्रेशन में मेटल है उसे हम ओर कहेंगे, और जो इंप्योरिटीज होगा उसे हम गैंग पार्टिकल कहेंगे। ये आपका एग्जांपल है, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ। मेटलर्जी इज अ प्रोसेस ऑफ साइंस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय वेरियस प्रोसेस। हम अलग अलग प्रोसेस से उससे क्या निकालेंगे? मेटल निकालेंगे। मिनरल की बात करें तो अभी बताएं कि अर्थ क्रस्ट में कुछ इंप्योरिटीज और मेटल जहां होंगी, नेचुरली ऑकर होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? मिनरल कहेंगे। लिखा हुआ है नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड कंटेनिंग मेटल इन अर्थ क्रस्ट, उसी को हम क्या कहते हैं? मिनरल। और मिनरल के अंदर जहां हाई परसेंटेज ऑफ आपके मेटल पाए जाएंगे उसे हम कहते हैं ओर। दोज मिनरल which contain a very high percentage of particular metal, पढ़िए, those mineral which contains a very high percentage of particular metal and metal can be profitably extracted from it called ore। और impurities को हम क्या कहेंगे? जो ओर में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं गैंग पार्टिकल। कुछ और है जो आपको याद रखने हैं। ओर में क्या है आपका? एक है रॉक सॉल्ट जिससे हम सोडियम निकालते हैं, एक है आपका बॉक्साइट, ये नाम याद रखिएगा, एक नंबर का एमसीक्यू का सवाल नाम है बॉक्साइट, जिसमें हम एल्युमिनियम निकालते हैं, Al2O3। और HGS, इसका नाम है सीने बार, जिसमें हम मरकरी निकालते हैं। उसके बाद है जिंक ब्लेंडे, जिसमें हम जिंक निकालेंगे। उसके बाद है आपका हेमेटाइट, ये दोनों नाम याद रखिएगा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों नाम याद रखिएगा। Fe2O3 को हम हेमेटाइट कहते हैं, मैग्नेटाइट को Fe3O4 कहते हैं। और एक कॉपर पायराइट है, नाम है CuFeS2, जिसमें हम पाएंगे कॉपर। ये बेटा और आपको याद रखने, ये आपको और याद रखने। कौन कौन से? NaCl मेटल का निकलेगा, Na, Al2O3 बॉक्साइट में एल्युमिनियम, HGS सीने बार, जिंक ब्लेंडे में जिंक निकालेंगे, हेमेटाइट कौन है? Fe2O3, मैग्नेटाइट कौन है? Fe3O4, और कॉपर पायराइट CuFeS2। ये कुछ और हैं जो आपको याद रखने। अब चलते हैं हम प्रोसेस पे, अब चलते हैं हम प्रोसेस पे कि एक्चुअल में हम प्रोसेस कैसे, कंसंट्रेशन कैसे, हम मेटलर्जिकल प्रोसेस को हम लाएंगे। बेटा मेटलर्जी में 3 प्रोसेस होते हैं, मेटलर्जी में आपके 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, और तीसरा होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। सर कुछ समझ में नहीं आया। मान लेते हैं किसी की शादी है, वो दुल्हन है,
दुल्हन बनने जा रही है। अब सबसे पहले बेटा दुल्हन के साथ मान लीजिए करना क्या है, पहले उसको हम साफ सुथरा करेंगे, नहवा वहा के बढ़िया मेकअप वेकअप करेंगे, करना पड़ेगा। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं, कि उसमें से जितने पार्टिकल जो आसानी से आप जो इम्प्योरिटीज है उसे निकाल सकते हैं उसे निकाल दीजिए। जैसे 2-3 मेथड है, एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसमें हम मेटल को डालेंगे और कुछ चीजें जो इम्प्योर होंगी वो नीचे जाएंगी और कुछ इम्प्योर वाली आगे चली जाएंगी। उसके बाद है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, जिसमें हम मैग्नेटिक बेस्ड होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कोई हमें और निकालना हो जो आपका मान लेते हैं आयरन है, तो आयरन आपको पता है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर आप इतना मान लेते हैं कुछ डाल रहे हैं उसमें आयरन भी है कुछ इंप्योरिटीज भी, तो जो आयरन होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ, होगा नहीं होगा। तो पहले जैसे अगर आप खेत में अगर धान हो, पहले ओसौनी कराते हैं, ओसौनी कराते हैं फिर जाकर कुटवाएंगे। तो ये सब प्रोसेस है कि जो पहले से हम निकाल सकते हैं आसानी से, उन्हें हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें आपको ये 3 मेथड केवल नाम याद रखने हैं, बस नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? पहला ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन, और एक है फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। ये पहला स्टेप था, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। जब हम ओर से मेटल निकालेंगे वो कैसे निकालें, लेकिन स्टेप याद रहना चाहिए। पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जहां पे पढ़ लेते हैं इन दिस मेथड इंप्योरिटीज प्रेजेंट अलोंग ओर, जिसे हम गैंग कहते हैं। जो इंप्योरिटीज होती हैं ओर में आर रिमूव्ड विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इससे क्या होगा कि जो मेटल होंगी उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जो इंप्योरिटीज होंगी घट जाएंगी। अगर मान लेते हैं हम ही है, मान लेते तैयार होने गए, तो अगर हम मेरा मेकअप सब करा दोगे, मेकअप वेकअप सब करा, मान लेते हैं दाढ़ी उड़ी बनवाने गए, तो ये बताओ हमारा और कुछ अच्छा अपन ये तारीफ का करें, चलो दुल्हनिया ले लो, दुल्हन गई मेकअप वेकअप की तो उसकी सुंदरता बढ़ी ना, जो उसकी कमियां थी कहीं ना कहीं कुछ निकाली गई, उसकी सुंदरता बढ़ाई गई है। तो वैसे ही अगर हम इंप्योरिटीज निकाल दे रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन और का बढ़ेगा। और इसके मेथड कौन कौन से? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड और फोर्थ फ्लोटेशन में। आते हैं दूसरे वाले पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला जो टॉपिक है आपका वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ, जो दूसरा प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, कि मेटल को हम ओर से सर निकाले कैसे। तो इसके लिए हमें 3 चीज, जैसे नहाने के लिए नहीं कहते तीनों, कई लोग थे कुछ ठंडा पानी नहाए, कुछ गर्म पानी नहाए, कुछ भाप से नहाए, वैसे इसमें भी 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल का, एक लेस रिएक्टिव मेटल का और एक मीडियम रिएक्टिव मेटल। जो हाईली रिएक्टिव होगा, अच्छा यहां पे पहले थोड़ा सा बता दें आपको, हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मीडियम रिएक्टिव में आएगा जिंक, आयरन, लीड, और लेस रिएक्टिव में आएगा आपका कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ये ओर की अगर बात करें तो ओर को 3 चीज में बेसिकली डिवाइड हुआ, एक और है हाईली रिएक्टिव, एक है आपका लेस रिएक्टिव और एक है आपका मीडियम रिएक्टिव। जो मीडियम रिएक्टिव होता है वो मोस्टली आपको कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे, आपको सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे, और जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो मोस्टली आपको सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं। बस इतना बात याद रखिए। अभी अगले स्लाइड पे हम बता रहे हैं कि क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं। पहला था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, हम ओर से जो ऊपर से चीजें निकालने वाली थी हम निकाल दी। उसके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, ये सब चीजें। दूसरा प्रोसेस क्या था? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, कि अब हम ओर से मेटल को निकालें। तो जब ओर होगा तो उसमें कई तरह के मेटल होंगे ना, मान लेते हैं कुछ हाईली रिएक्टिव भी हैं, कुछ लेस रिएक्टिव भी हैं, कुछ मीडियम रिएक्टिव भी। तो लेस रिएक्टिव मेटल के लिए अलग तरीका होगा। मीडियम रिएक्टिव जो होता है वो 2 फॉर्म में पाया जाएगा, एक कार्बोनेट फॉर्म में, एक सल्फेट फॉर्म में। जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसे क्या होगा? सल्फाइड फॉर्म में पाया। अब इनको कुछ कन्वर्ट किया जाता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है इसका हम कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, पहले इसे मोल्टेन फॉर्म में कन्वर्ट करा के इसे हम कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब ये कार्बोनेट और सल्फाइड की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला एम होता है कि हमें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और ये जो सल्फाइड है इसे भी हम किस में बदलते हैं? ऑक्साइड फॉर्म में। यानी कि अब अगले स्लाइड पे हम बता रहे हैं कि क्या है, 3 और होंगे, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव।
हाईली रिएक्टिव को हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। मीडियम रिएक्टिव वाले दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक कार्बोनेट फॉर्म में, एक सल्फाइड फॉर्म में। दोनों का पहला गोल यही है कि हम पहले ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो, यानी कि जैसे नहीं मेटेलिक ऑक्साइड पढ़े थे, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो। और जो लेस रिएक्टिव है वो भी आपका सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है, उसे भी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखते हैं अगला टॉपिक, उसी में इसी का मेथड का ही है। मेथड क्या है, ये है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, सबसे पहले उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं मोल्टेन फॉर्म में, यानी कि मेटल को पहले हम पिघलाएंगे, मोल्टेन फॉर्म में लेकर आएंगे, उस ओर को हम मोल्टेन फॉर्म में लेकर आएंगे। मोल्टेन फॉर्म में लाने के बाद हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे और हमें मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटल मिलेगा। जब मीडियम रिएक्टिव की बात होगी तो इसमें दो फॉर्म मिलेंगे, एक कार्बोनेट और मिलेगा, एक सल्फाइड और मिलेगा। इनको हम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसके फॉर्म में? ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कार्बोनेट ओर को हम कैल्सिनेशन कराते हैं। क्या कराएंगे? कैल्सिनेशन कराएंगे। एक प्रोसेस है, अभी बता रहे हैं जस्ट आगे। जब सल्फाइड ओर आएगा तो इसका हम रोस्टिंग कराएंगे, और रोस्टिंग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी ये प्रोसेस बताएं। पहला क्या था? हाईली रिएक्टिव मेटल था, उस ओर को हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं मोल्टेन फॉर्म में, यानी कि उस ओर को गलाए, मोल्टेन फॉर्म में लेके आए, मोल्टेन फॉर्म में लाने के बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, मेटल अलग हो गया, इंप्योरिटीज अलग हो गई, मेटल मिला। मीडियम रिएक्टिव में आएंगे तो दो फॉर्म में, एक कार्बोनेट और मिलेगा, एक सल्फाइड और मिलेगा। दोनों का मेन गोल है किसमें बदलना? ऑक्साइड फॉर्म में। ऑक्साइड फॉर्म में बदलने के लिए हम कार्बोनेट और का कैल्सिनेशन कराएंगे, अभी बताएंगे, हीट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सल्फाइड और को हम रोस्टिंग कराएंगे, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हमें मेटल ऑक्साइड फॉर्म मिला तो हम इसका रिडक्शन कराएंगे। ऑक्साइड फॉर्म से हम इसका मेटल मिला, सॉरी, ऑक्साइड फॉर्म से मेटल आएंगे, मेटल का हम रिडक्शन कराएंगे और उसके बाद हम प्यूरिफिकेशन कराएंगे। ये बातें अभी हम जस्ट बता रहे हैं आपको कि क्या हुआ। ऑक्साइड फॉर्म मिला, ऑक्साइड फॉर्म से हम रिडक्शन करा के मेटल मिलेगा, और मेटल का हम प्यूरिफिकेशन कराएंगे। जो लेस रिएक्टिव होगा उसको हम सल्फाइड और होगा, सल्फाइड और को फिर बदलेंगे ऑक्साइड फॉर्म में। चलो नाम बता दो क्या है, यहां से देखिए बताओ। सल्फाइड और किसमें बदला? रोस्टिंग के प्रोसेस से। तो यहाँ कौन सा प्रोसेस कराएंगे? रोस्टिंग। और अभी आगे पढ़ाने वाले इसका होगा रिडक्शन ऑफ मेटल, का रिडक्शन करा देंगे, और फिर आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाएगा। अच्छा, दो मेटल वहां पे गए, यहाँ पे गए। ये अगर आपको चार्ट समझ में आ जाए तो आपको मेटलर्जी कभी भूलेगा नहीं। एक बार फिर से बता रहे हैं, थोड़ा सा समय लेके बता रहे हैं। हम कहे थे कि बाबू, बहिनी, लल्ला, मेरे प्यारे, मेरे बहिनी, ये आपको जो ओर मिला है वो तीन तरह से मिल सकते हैं। एक आपका हाईली रिएक्टिव हो सकता है, एक आपका मीडियम रिएक्टिव हो सकता है, और एक आपका लेस रिएक्टिव हो सकता है। जो मीडियम रिएक्टिव ओर है, लेस हाईली रिएक्टिव ओर है, उनको पहले हम गला के मोल्टेन फॉर्म में लेकर आएंगे। मोल्टेन फॉर्म में लाने के बाद हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, और मेटल अलग कैथोड पे चला जाएगा, और नॉन मेटल जो इंप्योरिटीज होंगी वो एनोड पे चली जाएगी। आप कहे जी सर हम समझ गए। फिर मीडियम रिएक्टिव पे आएंगे तो मीडियम रिएक्टिव आपको दो फॉर्म में मिलेंगे, तीन, ये तो या तो ऑक्साइड में मिला तो उसकी बात ही नहीं करना, या तो आपको कार्बोनेट फॉर्म में मिलेंगे, या तो आपको सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे। कार्बोनेट फॉर्म में अगर आपको मिले तो आपका मेन गोल क्या है? ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना। या अगर आपको सल्फाइड में कन्वर्ट, सल्फाइड से ऑक्साइड करना है, तब भी आपका मेन गोल क्या है? ऑक्साइड फॉर्म में करना। ये कार्बोनेट से ऑक्साइड फॉर्म करने के लिए हमें एक प्रोसेस का पढ़ना है, नाम है कैल्सिनेशन। क्या नाम है? कैल्सिनेशन। अगर सल्फाइड और से हमें ऑक्साइड फॉर्म कन्वर्ट करना है तो एक प्रोसेस पढ़ेंगे, नाम है रोस्टिंग। अभी पढ़ेंगे रोस्टिंग कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन होता है कि हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्साइड फॉर्म मिला तो हम उसका रिडक्शन करके मेटल लिए, और मेटल का हम क्या करा दिए? प्यूरिफिकेशन, और हमें शुद्ध मेटल मिला। जब हम सल्फाइड और की बात करते हैं तो ये आपको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड फॉर्म में। चलो प्रोसेस का नाम बता दो, रोस्टिंग। ये किस में बदलेगा? पहले आपका ऑक्साइड फॉर्म में होगा, फिर हम मेटल का रिडक्शन कराएंगे, और मेटल का रिडक्शन कराने के बाद प्यूरिफिकेशन करा देंगे। ये था आपका मेटलर्जी। खत्म नहीं हुआ है, अरे भी है, अलग अलग पढ़ना है ना।
बस आपको ये एक कंक्लूजन दे रहे थे कि एक्चुअल में होगा क्या। चलते हैं अब बारी बारी से हम पढ़ेंगे, बारी बारी से एक एक देखेंगे हम। पहला है एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। थोड़ा सा ये लिख के समझा दे रहा बेटा। पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, मान लेते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल है कोई, ये हाईली रिएक्टिव मेटल का ओर है, क्या है, ओर है। सबसे पहले हम इसे मोल्टेन फॉर्म में लेके आएंगे। कौन से फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में। मोल्टेन फॉर्म मतलब गलाएंगे, इसे हम लिक्विड वाले फॉर्म में लेकर आएंगे। मोल्टेन फॉर्म में कराने के बाद हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। क्या पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। अच्छा रुक जाओ, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है दिखाई दे रहा। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो हमको पता है कि दो चीज मिलता है, एक होता है कैथोड और एक होता है आपका एनोड। एक होता है आपका कैथोड और एक होता है एनोड। अच्छा ईमानदारी भर बताना, कल एसिड बेस वाले पढ़ा रहे थे कि मेटल कहां जाना चाहेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो कैथोड पे जाना चाहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाले चाहेंगे इलेक्ट्रॉन लेना, और इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। इस वजह से मेटल जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कहां मिलेंगे, कैथोड पे, और जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो कहां चली जाएंगी, एनोड पे। कहां चली जाएंगी, एनोड पे। ये था आपका हाईली रिएक्टिव मीडियम का एक्सट्रैक्शन। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक NaCl है, NaCl एक और है, एक और है। अब इसको हम पहले मोल्टेन NaCl करेंगे, मतलब गलाएंगे। क्या किए, मोल्टेन NaCl। गलाने के बाद हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। क्या पास कराए, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे आप कहेंगे सर जी इसके दो चीज है, एक कैथोड है और एक एनोड है। हम कहेंगे जी बेटा एक कैथोड है एक आपका एनोड है। कैथोड पे आपको क्या मिला, मेटल। इसमें मेटल कौन है, सोडियम। आपको सोडियम कहाँ मिला, कैथोड पे, और इम्प्योरिटी जैसे Cl हो गए वो कहाँ मिले आपको, एनोड पे। यानी कि हम किसको निकाल लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिए। ये था आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल। अच्छा बेटा थोड़ा सा ये वाला स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो सकता है आपको पीडीएफ में ये चीज ना लिखा मिले, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या करोगे, पहला वीडियो था उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, इस वजह से बार बार देखना पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। हो गया, हो गया। चलिए ये था आपका हाईली रिएक्टिव मेटल का एक एग्जांपल है। अगला पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव में क्या था आपका, कोई हाईली रिएक्टिव का और रहा होगा उसे गलाएंगे, मोल्टेन फॉर्म में लेकर आएंगे, मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के कैथोड एनोड मिलेगा, कैथोड पे क्या हो जाएगा, मेटल। एग्जांपल था NaCl। अगला है एक्सट्रैक्शन ऑफ मीडियम रिएक्टिव मेटल। अब तो तुम लोग को क्लिक कर गया होगा कि सर मीडियम रिएक्टिव मेटल में क्या क्या मिला था। मीडियम रिएक्टिव में कौन कौन से फॉर्म मिले थे, सर कार्बोनेट फॉर्म मिला था और एक सल्फाइड फॉर्म मिला था। अच्छा सर जी ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑक्साइड फॉर्म में हो, तब क्या करें, अरे लल्ला तब कुछ करना ही नहीं है। अगर ऑक्साइड फॉर्म में हमको मिला तो कुछ करना ही नहीं है, सीधे ऑक्साइड फॉर्म को हम रिडक्शन करा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ और अगर ऑक्साइड फॉर्म में मिला तो हम रिडक्शन करा देंगे, और रिडक्शन कराते हैं किसी नॉन मेटल से, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। मेटल मिला, इसकी कहानी अभी आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं दूसरे वाले कहानी पे। यहाँ पे और था, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया, रिडक्शन करा दिया, मेटल मिल गया। यहाँ पे एग्जांपल देखो, जिंक का और रहा होगा, ऑक्साइड फॉर्म में जिंक को, इसका अगर हम कार्बन के प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें, किसके प्रेजेंस में, कार्बन के प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कराने तो देखो यहाँ पे क्या बना, ये आपका ZnO था प्लस कार्बन। जैसे ही हम रिएक्शन कराएंगे ये बनेगा जिंक प्लस CO। क्या आपको मेटल नहीं मिल गया, तो ये था अगर आपको ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन सर जी आप ये वाली कहानी में समझाइए कि सर अगर और हमारा कार्बोनेट फॉर्म में है या सल्फाइड फॉर्म में है तो हम ऑक्साइड फॉर्म में कैसे बदले, ना कुछ बता दिए, यो बता दे रहे।
कार्बोनेट फॉर्म से ऑक्साइड फॉर्म बदलने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, नाम है कैल्सिनेशन। और ये तीसरी बार तुम लोग को बता रहे हैं ताकि कैल्सिनेशन तक पहुंचते पहुंचते तुम लोगों की आवाज आनी चाहिए कि सर कैल्सिनेशन मतलब हीट इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन क्या होता है? हम हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा एक बात बताओ, कार्बोनेट मतलब क्या? मान लेते हैं ये जिंक कार्बोनेट, अगर हमें इसे जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो क्या एकदम ईमानदारी से बताना, क्या इसके पास ऑक्सीजन नहीं है? बिल्कुल है, जिंक कार्बोनेट। तो इसे ऑक्सीजन की जरूरत ही क्यों है? इस वजह से इसे हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। वहीं सल्फाइड को अगर हमें ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? रोस्टिंग। क्या करेंगे? रोस्टिंग। और रोस्टिंग होता है हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्यों करेंगे तुम खुद देखो, अगर यहां पे लिखा हो जिडेन और तुमको कन्वर्ट करना जिडेन में, क्या बताओ इसके पास ऑक्सीजन है? नहीं है। नहीं है तो कहां से आएगा? तो हम हीट कर देंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और सर जी हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा और हम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब ऑक्साइड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो सब रिडक्शन कर देंगे, और जैसे ही हम सब रिडक्शन करेंगे कार्बन के प्रेजेंस में हमें क्या मिल जाएगा? मेटल। और हमारा काम तो यही है, रिडक्शन ऑफ मेटल। मेटल मिल गया। तो एग्जांपल इसके आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे ओर था, कार्बोनेट ओर को किसमें कन्वर्ट किया? ऑक्साइड फॉर्म में। और सल्फाइड ओर को भी किसमें कन्वर्ट किया? ऑक्साइड फॉर्म में। यहाँ अगर ऑक्साइड फॉर्म में दिया है तो सीधे रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन किसे करेंगे? कार्बन के प्रेजेंस में रिडक्शन कर देंगे। स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ाएगा। बस थोड़ा सा है बेटा, बस ज्यादा नहीं है, बढ़े आगे। बस मान के चलिए 25 मिनट और है, यही चीज लिखा हुआ। अब चलो तुम्हारे मुंह से आवाज आनी चाहिए, रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है? पढ़ो क्या लिखा हुआ। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और सल्फेट ओर, कौन सा ओर? सल्फाइड, इनटू ऑक्साइड फॉर्म। कौन से फॉर्म में? ऑक्साइड फॉर्म में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसी को हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग। बार बार तुम लोग को शुरू से बताते आ रहे हैं, अगर कार्बोनेट फॉर्म में ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, सल्फाइड फॉर्म में ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि करना क्या? आपको हीट करना है। अगर आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कर रहे हैं उसे कैल्सिनेशन कहेंगे, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? रोस्टिंग कहेंगे। क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि सल्फाइड के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, उसे ऑक्सीजन चाहिए थी, इस वजह से वो हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसी को क्या कहेंगे? रोस्टिंग। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि अगर Zn जिंक ब्लेंड को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट कर दे तो आपको ZnO मिल जाएगा, जो सर्जी ऑक्साइड फॉर्म। वही लिखा हुआ है कैल्सिनेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर, कौन सा ओर? कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई आप खुद बताइए, उसके पास अगर ऑक्सीजन है तो क्या उसे जरूरत है ऑक्सीजन की? आप कहेंगे सर जी नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है और खुद को किस में बदल लेगा? जिंक ऑक्साइड। इसी को कहते हैं रोस्टिंग। और ये बेटा कुछ ना पढ़ना मेटलर्जी में, लेकिन ये दो टॉपिक बिना पढ़े मत जाना। बिना पढ़े ये दो टॉपिक नहीं जाना कि अगर हम सल्फाइड ओर को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और कन्वर्ट करें ऑक्साइड फॉर्म में, उसे हम रोस्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसी को हम क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन कहते हैं। ये हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे रोस्टिंग कहेंगे। हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे कैल्सिनेशन कहेंगे। स्क्रीनशॉट करिए। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल की अगर बात करें, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ओर है, ओर में यहाँ पे जिंक कार्बोनेट है, चलो बोल दो जिंक कार्बोनेट है। कार्बोनेट कौन से प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? कैल्सिनेशन। वाह, हैट्स ऑफ यू माय डियर बाबू बहनी, हैट्स ऑफ यू। 22 तोपों की तुम लोग को सलामी दिलवाएंगे हम। ये जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड में आएगा, कौन सा प्रोसेस होगा? सर जी कैल्सिनेशन। बिल्कुल सही बात है, कैल्सिनेशन में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैल्सिनेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी को सर कैल्सिनेशन कहते हैं। बिल्कुल। पीबीएस की बात करें सर जी सल्फाइड फॉर्म में, कौन से में? कौन से में? रोस्टिंग। कितना तुम लोग का तारीफ करें जी, अलग लेवल के हो।
किसमें कन्वर्ट करें, पीबीएस से पीबीओ में कौन सा प्रोसेस होगा, नाम है रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब क्या, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें बदला, पीबीओ में। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में, कार्बन के, और कार्बन के रिडक्शन करके हमें क्या मिला, मेटल मिल गया सर। और लेस रिएक्टिव मेटल है, आपको बताए थे कि और कौन से फॉर्म में मिलेगा, सल्फाइड फॉर्म में। मेरे लल्ले मुन्ने बता दीजिए, सल्फाइड फॉर्म में है तो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस, रोस्टिंग। और रोस्टिंग करेंगे, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमें क्या मिला, मेटल। यहां पे हमारा दूसरा स्टेप खत्म होता है। अब तीसरा स्टेप है, सर जी मेटल तो मिला लेकिन अभी भी कुछ कमी है उसके लिए, यानी कि सर अभी रिफाइनिंग वाला प्रोसेस तो नहीं पढ़ा है। बिल्कुल बेटा, पहला पढ़ा दिए कंसंट्रेशन, दूसरा पढ़ा दिए एक्सट्रैक्शन, अब तीसरा है आपका रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग में हम रिफाइन करेंगे कॉपर मेटल को। अच्छा ये एग्जांपल एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। HG और मीडियम रिएक्टिव की बात कर रहे हैं, HG और है, HGS ने बार आपका सल्फाइड हो रहा है, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन करेंगे, मेटल मिलेगा। कॉपर का हो रहा है, कॉपर सल्फाइड होगा, उसे ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कॉपर मिला उसे रिडक्शन करके मेटल बना देंगे। अच्छा मेटलर्जी, चमका मेटलर्जी, कुछ करना नहीं है, हाईली रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोलिसिस कराइए मोल्टेन फॉर्म में, कैथोड पे मेटल जाएगा, एनोड पे इम्प्योरिटी जाएगा। मीडियम रिएक्टिव है, अगर ऑक्साइड फॉर्म में है तो सीधे आप रिडक्शन कराइए, मेटल मिलेगा। अगर कार्बोनेट फॉर्म में है तो आप ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कौन से प्रोसेस से, कैल्सिनेशन, हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर सल्फाइड फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म से ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कौन सा प्रोसेस, रोस्टिंग, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्साइड फॉर्म मिल जाएगा फिर रिडक्शन करा देंगे, फिर हमें मेटल मिल जाएगा। और अगर लेस रिएक्टिव मेटल हो तो सल्फाइड फॉर्म में पाया जाता है, HgO Hg, और फिर मेटल मिल जाएगा। कोई दिक्कत। चलते अब बढ़ते हैं रिफाइनिंग वाले पे। रिफाइनिंग ऑफ मेटल, पता नहीं बेटा ये चमके ना, हमको पता नहीं है चमक रहा है नहीं, रुक जाइए देख ले रहे चमक रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक। अब अगला तीसरा प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। थोड़ा सा बस 10 मिनट और, 10 मिनट और मेरे लल्ला मुन्ना, तुम ही लोग तो हो, बताओ, तुम लोग से इतना बात कर रहे हैं, वर्चुअल बात कर रहे हैं तुम लोग, देख रहे हो बॉन्ड हम लोग का, तुम लोग से वर्चुअल बात कर रहे हैं लाल। ऐसा लग रहा है तुम लोग हमारे पास बैठे वहीं वहीं बैठ के देख रहे हो। हम खड़िया पूछ रहे हैं, बहनी खड़ी हो जाइए, बाबू खड़े हो जाइए, ऐसा लग रहा है ये पूछ रहे हैं। बस थोड़ा सा रहे, थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ बन जाओ। अभी तो तुम लोग के लिए मैराथन लाने वाले, मैराथन मतलब ये 4 चैप्टर, अभी जब पूरा साइंस पढ़ा देंगे बायो तक, तो एक समय लाएंगे, एक वीडियो में 4 चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर एक में 4 चैप्टर फिजिक्स पढ़ाएंगे, एक में 5 चैप्टर बायोलॉजी, और फिर जब 2 दिन रहेगा मारेंगे पूरा साइंस तुम लोग को पढ़ा देंगे। बस साथ बनाए रखो, साथ रहो, बॉन्ड तो बनी रहा। अगला है बेटा रिफाइनिंग ऑफ मेटल, और इसमें हम पढ़ेंगे कॉपर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें कहानी क्या है देखते हैं। ये आपका एक, पहले हम क्या करेंगे, एक पतली सी ऐसे एकदम पतली सी हल्की सी एकदम आप प्योर कॉपर का रॉड लेंगे। आप कहेंगे सर प्योर कॉपर का हम कैसे ले लें, आप तो कह रहे हैं कि हम प्योर अभी रिफाइनिंग कर रहे हैं। अरे बेटा पहले प्रोसेस कुछ और था, पहले जमाना में कोनो मान कपड़ा सिलना चाहे कुछ बनाना बहुत समय लगता था। धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड आया, लोगों को और समझ में आया, डिस्कवरी हुई, तो ऐसा नहीं था कि कॉपर एकदम प्योर नहीं था, मतलब कुछ और प्रोसेस था जहां पे 3 महीने 4 महीने लग रहे थे। अब इन सब चीजों से 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा, तो कुछ कहीं रहा होगा, एकदम प्योर आप लेकर आएंगे ऐसे। यहां पे लिखा हुआ प्योर कॉपर एज कैथोड, कैथोड पे हम क्या लगाए, प्योर कॉपर। यहां पे प्योर कॉपर लगाए, और एनोड पे हम क्या किए, इंप्योरिटीज वाला लगाए, जो इंप्योर कॉपर था, जो अभी हम मेटल कॉपर का निकाले हैं उसे हम एनोड पे लगाए। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, क्या पास कराए, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो आपका ये इंप्योर वाला था, इसमें से कॉपर +2 बन के टूटने लगा। अच्छा साथ में एक सॉल्यूशन भी लिए थे, इसका नाम है एसिडिफाइड CuSO4। सवाल पूछता है कि बबुआ हम CuSO4 भी तो ले सकते थे, आप एसिडिफाइड क्यों कर रहे हैं। एसिडिफाइड इसलिए लिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी को और तेज कंडक्ट करा सके और आसानी से कंडक्ट करा सके। यहां से क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट क्या हुआ, Cu+2 में टूट के गिरने लगा। जैसे इसमें से टूटा, फिर वो कहां चला गया, वो गया कैथोड पे माइनस वाले पे। आप खुद सोचिए, यहां पे पॉजिटिव था Cu+2, फिर से बता रहा है Cu+2, यहां पे कुछ इंप्योरिटीज भी रही होंगी और कुछ कॉपर भी रहा। यहां से कॉपर Cu+2 में टूटा, Cu+2 में टूटा, यहां सॉल्यूशन में आया।
सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का। सॉल्यूशन में आया, फिर यहां से ये देखा कि भैया कैथोड पे तो निगेटिव चार्ज, क्यों ना हम वही चले, और यहां से CuSO4 कहां जाने लगा, यहाँ पे, और धीरे धीरे ये वाली रॉड आपकी मोटी होती चली गई और ये वाली आपकी पतली होती चली गई, और इस वजह से ऐसे हमको प्योर कॉपर रॉड। दो सवाल पूछता है आपसे कि सर जो इंप्योरिटीज थी, मान लेते कॉपर तो चला गया, जो बचा कुचा था वो कहां गया, वो आएगा एनोड पे, नहीं तो उसके नीचे ही एक मिट्टी की तरह बना देगा जिसे हम कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं, इसे हम कहते हैं एनोड मड। और ये पूरा होता है इंप्योरिटी, और जो कॉपर होता है वो कहां चला गया, कैथोड पे, और ये रॉड ऐसी मोटी होती चली जाए। सवाल अगला है कि सर CuSO4 हम क्यों ले रहे हैं, क्यों ना हम जिंक सल्फेट ले लें। भाई आपका मन चंचल है, आप कुछ भी सोच सकते हैं कि सर ये जो आप CuSO4 लिए हैं, इसकी जगह आप ZnSO4 भी तो ले सकते थे। हम कहे बेटा आपका सवाल तो सही है, लेकिन एक बात बताओ, ये जिंक सल्फेट किसमें टूटेगा, जिंक सल्फेट ऐसे टूटेगा Zn+2 में प्लस SO4 2- में, और ये CuSO4 किसमें टूटेगा, आप कहेंगे सर जी Cu+2 में और SO4 2- में। हम कहे बाबू ठीक, ये जो इंप्योर रॉड था वो कहां से आया, इंप्योर रॉड इस वाले से ऐसे कॉपर Cu+2 टूट के सॉल्यूशन में गया, सॉल्यूशन से इंप्योर रॉड पे जा रहा है ना, सॉल्यूशन से Cu+2 कहां जा रहा है, प्योर रॉड पे, कॉपर पे। अगर हम जिंक ले लेते तो जिंक का आयन भी टूटता, ऐसा तो नहीं था कि वो कहता कि नहीं कॉपर भैया आप ही के लिए ये रिफाइनिंग हो रही है, हम नहीं जाएंगे। भैया वो आयंस है, आयंस क्या खोजेंगे कि कहां हमें जाना। जैसे ही हम जिंक SO4 लेंगे, यहाँ पे Zn+2 में टूटेगा, और Zn+2 भी कहां जमा होने लगेगा, वो भी कॉपर के रॉड पे जमा होने लगेगा, और ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। जिसके लिए हम इतना खिचड़ी पका रहे हैं वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए कॉपर, और कॉपर की जगह अगर जिंक सल्फेट ले लेते तो इसके जिंक के आयंस टूट के कहां जाएंगे, इस रॉड पे, और मिक्स हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें प्योर कॉपर मिला ही नहीं। इस वजह से सवाल ये दो बनते हैं कि सर हम CuSO4 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये भी अपने आयंस में टूटते हैं और ये भी जाके रॉड पे जमा होते हैं, और इंप्योरिटीज के जो इंप्योर है उसके Cu+2 टूट के कहां आते हैं, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से कहां जाते हैं, वो यहां जाते हैं कैथोड। आगे लिखा हुआ है ये फिगर, एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यही चीज आगे लिखा हुआ है, देखिए लिखा है, क्या क्या लिखा है देखिए। पहला लिखा है वाई CuSO4, कि हम CuSO4 को क्यों लिए, बिकॉज Cu+2 ऑल्सो गोज टू कैथोड इफ वी टेक ZnSO4। अभी बताएं अगर ZnSO4 लेंगे किसमें टूटेगा, Zn+2 में, और वो भी कैथोड पे जाएगा और एलॉय बन जाएगा। क्यों एसिडिफाइड CuSO4 ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए आसानी से। कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन नहीं भूलिएगा, यहां पे कुछ भी आप भूल जाइए लेकिन कंक्लूजन आप नहीं भूलिएगा। कंक्लूजन क्या है, चलो तुम ही बताओ। प्योर मेटल कहां गया, कैथोड पे कि एनोड पे, एनोड पे तो हम इंप्योरिटीज लेके आए थे, इंप्योरिटीज में से Cu+2 टूट के सॉल्यूशन में गया, वहां से Cu+2 देखा कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, चलो वहीं चिपक जाते। यानी कि आपको प्योर मेटल कहां मिला, कैथोड पे कि एनोड पे, कैथोड पे कि एनोड पे, कैथोड पे। एकदम फोकस हो आज, एकदम फोकस हो तुम लोग, कहां मिला, कैथोड पे। जो इंप्योरिटीज थी, जो एनोड मड मिला वो कहां मिला, एनोड पे, और इलेक्ट्रोलाइट किसका था, सेम मेटल सॉल्ट का था, CuSO4। उसके बाद अगला है 3 नंबर का सवाल, थर्माइट रिएक्शन, कि व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन। एक्चुअल में थर्माइट रिएक्शन कुछ है नहीं। कभी देखें ट्रेन की अगर पटरी उटरी जैसे अगर मान लेते छोड़ दे बीच में, तो उसे बेल्डिंग किया जाता है, नहीं लोहा एकदम पिघला के लिक्विड फॉर्म में बीच में डाल दिया जाता है, बाद में झुरा उरा के, मतलब थोड़ा सा ठंडा होता है तो उसे पकड़ लेता है। यही होता है थर्माइट रिएक्शन, कि आयरन का ऑक्साइड है, कौन है, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, उसका रिएक्शन हम करा देते हैं एल्युमिनियम के साथ, किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। और क्या आपको पता है कि एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, और एल्युमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आयरन को उसके ऑक्साइड के साथ हटा देता है और खुद को Al2O3 बना लेता है, और आयरन को मोल्टेन फॉर्म में लेके आता है। कौन से फॉर्म में, पिघला दे, नहीं लिखा गाना सुना है, पिघला दे जंजीरें वाला, वो
Fe2O3 था, आयरन का ऑक्साइड था, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन हुआ, बना Al2O3 और साथ में आपको आयरन मिला। कौन सी फॉर्म में? यहाँ पे एल लिखा हुआ है, मोल्टेन फॉर्म मतलब लिक्विड वाले फॉर्म में एकदम पिघला दिया। और पिघला के इसी को दो रेल की पटरियां होती है उनके बीच में डाल दिया जाता है और बाद में ठंडा होने पे वो ज्वाइन हो जाता है। और ये थर्माइट रिएक्शन सवाल पूछता है 1 नंबर का कि वेल्डिंग, रेलवे ट्रैक को वेल्डिंग करने में कौन सी रिएक्शन काम आती है? नाम है थर्माइट रिएक्शन। और कभी कभी आपको ये रिएक्शन दे देगा, पूछेगा बाबू कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या कहेंगे आप? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एल्युमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और Al2O3 बनाया और आयरन को यहां पढ़िए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो पहले वही लिखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एल्युमिनियम एंड Fe2O3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच में हुआ भाई? गांव में ये तो दिक्कत है, ये नहीं पूछेंगे क्या हुआ, किसके किसके बीच में हुआ या किसके किसके घर झगड़ा हुआ, ये पूछेंगे। तो आप पूछिएगा किसी किसी रिएक्शन हुआ तो एल्युमिनियम और Fe2O3, जिसे हम क्या कहते हैं, और पर क्या है वो हेमेटाइट कहते हैं। और अगर Fe3O4 है तो कमेंट में बताओगे क्या कहते हैं। Fe2O3 हेमेटाइट, तो Fe3O4 क्या है, नाम बताना। सुन लो दिन 10 वाले स्कूल और कोचिंग का नाम बताओ, बहुत मार खाओ, तुम पढ़ नहीं रही हो, लड़कों को भी पढ़ नहीं रहे हो। पूरा देखना है, कमेंट में बताना कि Fe3O4 क्या है। ये Fe2O3 हेमेटाइट है तो Fe3O4 क्या है? प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सो द रिएक्शन प्रोड्यूसेस मोल्टेन आयरन, मतलब आयरन लोहा पिघला हुआ। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना ध्यान से, थर्माइट रिएक्शन। और लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक बाय वेल्डिंग, वेल्डिंग करने में, रेलवे ट्रैक को वेल्ड करने में काम आता है। अगला है आपका जो छोटे छोटे दो टॉपिक है, एलॉय है। एलॉय क्या होता है? एक होमोजीनस मिक्सचर है बेटा। होमोजीनस मिक्सचर मतलब दो या दो से अधिक मेटल मिलके बने होते हैं। जैसे नहीं घर में बर्तन हो चाहे पीतल तांबा, ऐसा नहीं होता, मिलके बना होता। नाम सुने होंगे आप, ब्रास हो गया, ब्रास जो नहीं बाथरूम में जो हैंडल होता बना होता, कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। ब्रॉन्ज हो गया, जो कान से पतंग नहीं जानते, मेडल मिलता है तीसरा वाला, कॉपर और टीन से मिलके बना होता। सोल्डर जानते हैं, जो तार ज्वाइन करने के लिए होता, वो बनता है लीड और टीन से। और एक होता है एमलगम, कहीं पे भी एमलगम लिखा हो समझ जाइए मरकरी की बात हो रही है। और एलॉय ऑफ मरकरी एंड एनी अदर मेटल। तो एलॉय क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो मेटल या दो से अधिक मेटल अगर मिल जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। और ये कैसे प्रिपेयर होता है? पहले प्राइमरी मेटल को मेल्ट करते हैं और इनको एक डिफाइंड रेशियो में ऐड कर देते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, वैसे तो सवाल नहीं आते यूपी बोर्ड में, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में सवाल आ जाते हैं। ब्रॉन्ज किससे बना है? कॉपर और जिंक से। ब्रास किससे बना है? कॉपर जिंक। ब्रॉन्ज किससे बना है? कॉपर टीन। ब्रास बना है कॉपर जिंक, ब्रॉन्ज बना है कॉपर टीन, और सोल्डर बना है टीन और लीड। और एमलगम किसे कहते हैं? एलॉय ऑफ मरकरी। इसके प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, अपने पेरेंट मेटल से हार्डर होते हैं, हाई रेसिस्टेंट होता है। एग्जांपल है निक्रोम का, निकेल और क्रोमियम से बना होता है। ये भी एक तरह से एलॉय ही है। निक्रोम, निकेल और क्रोमियम से हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेस क्रोसिव होता है। एक छोटा सा नीचे लिखा हो मेटल इन नेटिव स्टेट, मतलब हम जन्म जन्मांतर वाले जो रूप होता है उसी में पाया जाता है। ये किसी भी जल्दी रिएक्ट नहीं होते, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम। आज के चैप्टर का आज का लास्ट टॉपिक है एक्वारीजिया। एक्वारीजिया, और एक्वारीजिया का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं रॉयल वाटर। ये सोना ओना को पॉलिश करने के लिए, गोल्ड गोल्ड को पॉलिश करने के लिए होता है। ये मिक्सचर होता है HCl का, एसिड है HCl, HNO3 का, और रेशियो होता है 1:3 का। ध्यान से देखना, HNO3 कितना है? 1 भाग, और HCl कितना है? 3 भाग। और इसी को हम क्या कहते हैं? रॉयल वाटर। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ HNO3 एंड HCl इन रेशियो ऑफ 1:3। और इस किसके लिए यूज होता है? पॉलिश करने के लिए, जैसे सिल्वर और गोल्ड हो गया। इट कैन डिसॉल्व मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, यूज्ड फॉर पॉलिशिंग ऑफ ज्वेलरी। अच्छा तुम लोग को इसका समझा दे, एक्वारीजिया मतलब क्या। जैसे कभी कभी, जैसे ये रॉयल वाटर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो रॉयल लोग थे उनके लिए ये सॉल्यूशन बनाया गया था। आपको पता है रॉयल लोग है, सोना वोना भरा रहता है,
इसलिए बनाया गया कि कभी कभी सोने पे थोड़ा सा नहीं होता है कि चमक पहले जैसी नहीं है, तो उस सोने को या चांदी को उसको धोने के लिए, उसको पॉलिश करने के लिए ये बनाया गया था एक्वा रीजियम। इसका कंसंट्रेशन था HNO3 और HCl, 1 भाग HNO3 था और 3 भाग HCl था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लिखा हुआ है कि क्यों यूज होता है पॉलिशिंग फॉर ज्वेलरी, क्योंकि ये डिजोल्व कर लेता है गोल्ड और सिल्वर को। यानी कि मान लेते हैं ये है, अगर आप इसे उस एक्वा रीजियम में डालें तो ये ऊपर का लेयर मान लेते हैं यहाँ पे है, ये मान लेते हैं आपका सोना। जैसे ही आप एक्वा रीजियम डालें, ये क्या करता है, ऊपर के लेयर यहां से हटा के आपका थोड़ा सा सोना ऐसे कर देगा। पहले जितना था मान लेते ना चौड़ा था, अब इतना कर दिया, यानी कि वो ऊपर का जो कोरोजिव लेयर था उसे हटा दिया और एकदम चमकदार बना दिया। और अगर वही अगर घर का गाँव का औरत मान लीजिए घर दे दिया जाए, सोना होना है, मान लीजिए झुमका है, कौन चीज है, टीका नथिया नहीं होता, पता नहीं का मान लेते उन लोग के पास है, अगर कह दिया जाए कि हाई रॉयल वाटर है, जैसे ही सोनवा डालेंगे एकदम चमक जाएगा। तुम लोग एकदम गारंटी के साथ लिख के ले लो, 2 साल बाद सोनवा अगर इतना रहा होगा तो बाद में तुम लोग को हिलने मिलेगा। उन लोग को ये नहीं पता कि जो उसमें डाल रही हो वो पानी डिजोल्व कर दे रहा है, उतना खत्म कर दे रहा है उतना दूर। उन लोग को बस ये मतलब रहेगा सोना है अब तो चमक गया, लेकिन एक्चुअल में वो डिजोल्व इसीलिए इधर नहीं आया। क्यों होगा, क्योंकि अगर इतना चौड़ा है खुद सोचो बचेगा कितना, इतना, क्योंकि वो इसी में डिजोल्व हो जाते, एक्वा रीजिया में ऊपर का लेयर हटा देता, इसी वजह से इधर एक्वा रीजिया यूज नहीं होता। आज के लिए बेटा इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अभी तक साथ दिए। और थोड़ा सा जो कमेंट पूछे तुम लोग F3O4 नाम बताना, और खास करके स्कूल और कोचिंग वाली बहनी आप लोग पढ़िए, मतलब जिसको ऑफलाइन पढ़ाते हैं आप लोग पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। यकीन मानिए आप थोड़ा सा समय दीजिए, अगर 2 घंटा आप लोग पढ़ेंगी बहुत हद तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपका 6 नंबर 8 नंबर लेके चले आएंगे। और बाकी आप लोग जितने भी लोग हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थोड़ा सा कुछ समय है, आप कोऑपरेट करेंगे, कुछ आने वाले समय में हम भी कर सकते हैं। और हो सकता है अप्रैल से 12 क्लास 12 क्लास 11 क्लास 9 और क्लास 10 सबका डालें। बाकी अपना ख्याल रखिए, आप लोग बहुत ही अनमोल हैं, कीमती हैं, आप लोग हमारे लिए हीरे हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठंडी उंडी है, थोड़ा सा बचिए और रजाई में आराम से पड़िए और खाते रहना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।